परंतु रानी का हर वक्त इस सोच में निकलता कि बाहरी दुनिया के लोग उसके जीवन में ही उनकी धरती पर आएंगे, परंतु कब ये पता नहीं लगा उसे। इस दौरान इस इलाके की दशा देखकर हज़ारों लोग यहाँ से पलायन कर गए, परंतु कुछ रानी की इसी बस्ती में टिके रहे। वक्त बीतने लगा, रानी का बेटा बड़ा होने लगा। रानी के वफादार लोग उसे शिकार करना, युद्ध के पैतरे बताते रहते। बेटा बड़ा हो गया, बरसों बीत गए, स्थिति जैसे की तैसे ही रही। ना तो बाहरी दुनिया का कोई व्यक्ति यहाँ पहुँचा और ना ही उसकी बलि दी जा सकी। रानी के बेटे का नाम गोबन था। रानी नाम की रानी रह गई थी। बस्ती में रहने वाले लोगों में ही रहकर हालात ने उसे उन जैसी साधारण बना दिया था। वो उन लोगों की आबारी थी कि वो उसके साथ रह रहे थे। बड़े लोग बूढ़े हो गए थे और बच्चे जवान हो गए। गोबन शिकार और युद्ध की शिक्षा पा चुका था और जवान हो चुका था। वो भी बस्ती वालों के साथ पेट भरने के लिए शिकार करने जाता था। गोबन जब जवान हो गया तो रानी ने बस्ती की ही एक युवती से उसका ब्याह कर दिया। गोबन की पत्नी गौरी में पूर्वावास की शक्ति तभी आ सकती थी जबकि रानी का स्वर्गवास हो जाए, परंतु रानी अभी स्वस्थ थी और भविष्य को पहले से ही जान लेने की शक्ति पूरी तरह उसमें मौजूद थी। ये तो थी पहले की बातें, और बस्ती में इस वक्त तक स्थिति बहुत ही बदल चुकी थी। गोबन 90 बरस का हो गया था और अभी भी जी रहा था। बुढ़ापे में उसका शरीर सूख गया था, अब लाठी लेकर चलता था। उसकी पत्नी गौरी का हाल भी लगभग उन जैसा ही था। गोबन का बेटा कारा 65 बरस का हो गया था और उसकी पत्नी सेवी 60 बरस की स्वस्थ औरत थी। कारा का भी एक बेटा हुआ था, मोती। मोती इस वक्त 35 बरस का था और उसकी पत्नी कामनी 32 की थी। मोती का बेटा अभी 10 बरस का था। रानी का खानदान बराबर चल रहा था। हर पुत्र को एक पुत्र की प्राप्ति हो रही थी। यह अच्छे भाग्य की निशानी थी, परंतु बस्ती में कुछ भी बदला नहीं था। महल वहीं का वहीं खड़ा था। बस्ती के जवान शिकारी लोग सुबह होते ही शिकार के लिए हरे भरे जंगल की तरफ चले जाते। कुछ पानी लाने के लिए बड़े बड़े बर्तनों को बैलगाड़ी में रखकर चल पड़ते। मोती का जब मन होता तो वो भी शिकार के लिए जाता। यूँ वो 5-7 दिन में एक बार ही शिकार के लिए जाता था। ज़्यादातर वो अपनी पत्नी कामनी के पास ही रहता। कामनी से उसे प्यार था और अधिकतर काम कामनी की मर्ज़ी से ही करता। यदा कदा वो कामनी से सलाह भी ले लिया करता था। यूँ रानी के खानदान के लोग इस तरह बस्ती में सामान्य जीवन ही बिता रहे थे, परंतु रानी के खानदान के लोगों को दूसरे लोग महत्व देते थे। इस बस्ती का मुखिया रानी के खानदान का ही व्यक्ति बनता। आज के वक्त में मोती मुखिया था। मोती जब 25 बरस का हुआ तभी उसके पिता कारा ने उसे बस्ती का मुखिया घोषित कर दिया था और मोती बढ़िया ढंग से बस्ती के कामों को संभाले हुए था। उसकी पत्नी कामनी भी उसके साथ बस्ती को संभालती। इस तरह सब कुछ ठीक चल रहा था और रानी अभी तक जीवित थी। वह 114 बरस की हो चुकी थी, परंतु जीवित थी, पूरे होशो हवास में थी। लेकिन पिछले 10 वर्षों से उसे किसी ने भी पत्थरों के पक्के उस मकान से बाहर निकलते नहीं देखा था। अगर किसी को रानी से मिलना होता था तो वो उस मकान के भीतर जाकर मिल सकता था। बस्ती की 2 युवतियाँ रानी की देखरेख करती थी। रामनी नाम की औरत 20 साल से रानी की सेवा कर रही थी और अब वो 40 की हो गई थी। दूसरे का नाम उजली था और वो 10 बरस से रानी की सेवा कर रही थी। रानी अब बूढ़ी हो चुकी थी, परंतु मस्तिष्क एकदम चौकस था उसका। उसके शरीर का मांस झुर्रियों के रूप में लटकता दिखाई देता था। गालों पर से मांस के लोथड़े झुर्रियों के रूप में लंबे होकर झूलते रहते थे। इसी तरह कोहनियों का मांस भी लटकता था। कमर के दोनों तरफ मांस के मोटे मोटे बल लटकते रहते थे। पूरे चेहरे पर झुर्रियों के रूप में लकीरें थी कि चेहरा अजीब सा लगता था। वो सूख कर पतली हुई पड़ी थी, जैसे कि हड्डियों का ढांचा रह गई हो। अक्सर वो अपने बिस्तर पर ही लेटी रहती थी। बुढ़ापे और कमज़ोरी की वजह से उठ पाना उसके लिए कठिन था। ज़रूरत पड़ने पर बाथरूम तक रामनी और उजली सहारा देकर ले जाती। कभी कभी तो वो रानी को उठाकर ही ले जाती थी। खाने के नाम पर रानी दिन भर में एक बार थोड़ा सा खाती थी। हर वक्त बिस्तर पर पड़ी रहती। कभी वो नींद में दिखती तो कभी आंखें खोले टकटकी लगाए सोचती नजर आती। इसी तरह उसका जीवन बीत रहा था। बहुत कम बोलती थी रानी। बोलने के लिए उसे ताकत खर्च करनी पड़ती थी। मुंह के सारे दांत झड़ गए थे। सिर के बाल सफ़ेद पीलापन लिए हुए थे। कष्टों से भरे बुढ़ापे को रानी जैसे तैसे बिता रही थी। अक्सर वो वक्त सोचा करती थी जब जवान थी और राजा के संग महलों में रहती थी। बुढ़ापे में जवानी की यादें और भी ताज़ा उठती। इस वक्त भी रानी बिस्तरे पर पीठ के बल लेटी छत को देख रही थी। उसके अलावा कमरे में उजली थी, जो कि पास में ही बैठी ऊन जैसे धागों को पैरे में फंसाकर गोला बना रही थी। तभी कदमों की आटें गूंजी और गोबन ने भीतर प्रवेश किया। 90 बरस का गोबन लाठी टेके चल रहा था। वो पूरी तरह स्वस्थ था और अपने काम खुद ही करता था। रानी ने गर्दन घुमाई और गोबन को देखा। गोबन पास आ पहुंचा। उजली फौरन उठी और एक तरफ रखा स्टूल जैसा उसके पास रख दिया। पानी दूँ? उजली ने पूछा। गोबन ने इनकार में सिर हिलाया। स्टूल पर बैठता बोला, कैसी हो माँ? तू बूढ़ा हो गया गोबन, देखकर दुख होता है। रानी धीमे स्वर में क्या उठी। तू भी तो बूढ़ी हो गई माँ, गोबन बोला। मैं तो चल फिर लेता हूँ, तेरे से तो ये भी नहीं हो पाता।
मैं बहुत बूढ़ी हो गई हूँ। रानी गोबन को देख रही थी। तूने कहा था कि तेरे जीते जी ही दूसरी दुनिया के लोग यहाँ आएंगे। ठीक ही तो कहा था। ऐसा पूर्वाभास मुझे बहुत बार हुआ है। तो दूसरी दुनिया के लोग अभी तक आए क्यों नहीं माँ? मैं भी जिंदा हूँ। मेरा पूर्वाभास कभी गलत नहीं रहा। मेरे जीते जी ही वो आएंगे। इसका मतलब तू यहाँ पर सब कुछ पहले की तरह ठीक हुआ देख पाएगी? रानी चुप रही। जवाब दे माँ। जिस बात का मुझे पता नहीं वो मैं कैसे हाँ या ना कह दूँ? रानी धीमे स्वर में बोली। मुझे थोड़ा थोड़ा बचपन का वक्त याद आता है जब मैं महल में रहा करता था। वही यादें रह गई। तेरे पास तो यादें हैं गोबन, पर कारा और मोती के पास तो यादें भी नहीं हैं। सिर्फ कहानियाँ ही हैं महल की, कि कभी उनके पुरखे इस महल में रहा करते थे। क्या सच में हमारा पहले वाला वक्त लौट आएगा? आशा तो है। तुम कुल देवता दसला से पूछो कि दसला बहुत व्यस्त रहता है, उसे और भी तो काम है। मैं खामखा उसे बुलाकर उसे तंग नहीं करना चाहती। दसला से तुम्हारी कब बात हुई थी माँ? कई बरस हो गए। वो तुम्हारा हाल पूछने भी नहीं आया। क्यों आएगा वो? हमने उसकी कौन सी बात पूरी कर दी? तुम्हारे पिता ने जो भूल की थी उसके पश्चाताप की खातिर दसला का देवता बाहरी दुनिया के इंसान की नरबलि चाहता है। हम वो नरबलि उसे उसके देवता को नहीं दे सके। हमने बहुत देर कर दी। 100 से ज़्यादा बरस हो गए और मुझे पता नहीं कि बाहरी दुनिया कहाँ बसती है। पता होता तो बलि के लिए मैं किसी व्यक्ति को पकड़ लाता। तुमने कुल देवता से कभी पता नहीं किया कि बाहरी दुनिया कहाँ पर है? पूछा था एक बार, परंतु उसने बताने से इनकार कर दिया कि इस बात का जवाब नहीं दे सकता। क्या हमारी दुनिया की तरह कहीं और भी दुनिया बसती है? गोबंद बोला। जरूर बसती होगी, तभी तो दसला के देवता ने पश्चाताप के लिए बाहरी दुनिया के किसी इंसान की बलि मांगी। तो देवता यह भी जानता होगा कि बाहरी दुनिया का इंसान बलि के लिए आसानी से मिलने वाला नहीं। ऐसा उसने जानबूझकर कहा, ताकि पिताजी की गलती की सज़ा हमें मिल सके, हम राजपाट से दूर रहें। कुछ भी कह लो, मुझे तो कभी कभी भ्रम होता है कि मैं रानी थी भी या नहीं। गोबन ने गहरी सांस ली, फिर बोला, तुझे कभी पूर्वाभास नहीं हुआ कि बाहरी दुनिया के लोग कोई एक ही आने वाला है, या नहीं हुआ ऐसा पूर्वाभास? पता नहीं पिताजी की गलती का असर कब तक हम पर रहेगा, या हमेशा ही अब हम ऐसे ही रहेंगे। रानी खामोश रही, गोबंद को देखती रही। गोबंद उठा और लाठी टेकते हुए पलटकर धीमे धीमे वहाँ से बाहर हो गया। उजली। रानी क्षीण स्वर में कह उठी। पानी पिला। जी रानी माँ। मोती के शरीर पर मटमैला सा कुर्ता पजामा था। बाल छोटे और कटे हुए थे। चौड़ा माथा, चौड़ा सीना, 6 फीट ऊंचा था वो। उसका पिता कारा भी लंबा चौड़ा और ऐसे ही गोबंद था। मोती इस वक्त अकेले ही झोपड़ों के आखिरी कोने में खड़ा था और सामने नजर आते महल को देख रहा था। सोच थी चेहरे पर। अब यहाँ का मौसम बदलना शुरू हो गया। हवा अब रह रहकर तेज़ बहने लगी थी। जब पूरी तरह मौसम बदल जाएगा तो तेज़ हवाएं दिन भर बहा करेंगी और शाम को शांति छा जाया करेगी। यही हवाएं जब अंधड़ बनकर भी झोपड़ों पर बरसेंगी और कई झोपड़ों की छतों को उखाड़ फेंकेंगी। फिर हर शाम फिर हर शाम ही किसी न किसी झोपड़े की छत की मरम्मत करेंगे बस्ती वाले। ऐसा मौसम 3 महीनों तक रहेगा। उसके बाद बरसातों का मौसम आ जाएगा। तभी चूड़ियों की खनखनाहट और पायल की आवाज़ें कानों में पड़ी। मोती ने पलटकर देखा। कामनी आ रही थी। उसकी पत्नी कामनी। कामनी 32 बरस की भरे जिस्म की सुंदर औरत थी। मोती उसे बहुत पसंद करता था। दोनों का 10 बरस का बेटा सोजान था, परंतु कामनी की सुंदरता कम होने की अपेक्षा बढ़ी रही थी। ये बात वो कामनी से कई बार कह चुका था। कामनी का शरीर भरे होने के बावजूद बिछा रह रहा था। छातियाँ और कूल्हे उसे बहुत ही आकर्षक बना रहे थे। वे बात कामनी भी जानती थी कि मर्दों के लिए मादक चीज़ें हैं वो, परंतु बस्ती में हर कोई इसे आदर भरी निगाहों से देखता था, क्योंकि वो राजा के खानदान में ब्याही हुई थी। छोटी रानी का रतबा उसे हासिल था। कामनी पास पहुंची। मोती उसे देखते हुए मुस्कुराया। आदत के मुताबिक कूलों तक जाती लंबी चुटिया थामे उसे हाथ से हिलाती नखरे से कह उठी, क्यों रे, यहाँ खड़ा महल को क्या देख रहा? यूं ही। मोती ने गहरी सांस ली। यूं ही तो नहीं, कुछ तो बात है, बोल। कामनी उसी नखरे वाले ढंग में कह उठी। मोती ने पुनः महल को देखा और क्या उठा, यकीन नहीं आता। किस बात का? यही कि यह महल हमारा है। हम कभी यहाँ के राजा होते थे। हम इस महल में रहा करते थे। इस बस्ती की सबसे बूढ़ी औरत रानी माँ है, वो महल में ही रहा करती थी। मोती ने गहरी सांस ली। तू सांसें बड़ी लेता है। मैं तो जब से पैदा हुआ हूँ ये महल वीरान ही देखा है, मोती ने मुंह बनाकर कहा। कामनी ने महल को देखा, फिर सोच भरे स्वर में क्या उठी। रानी माँ कहती है एक दिन सब ठीक हो। यह सुनते सुनते मैं 35 बरस का हो गया हूँ। इसी आस में पिताजी कारा बूढ़े हो गए। दादाजी तो अब लाठी लेकर चलने लगे, परंतु कुछ भी नहीं बदला। मैं भी बूढ़ा हो जाऊँगा, लेकिन सब्र रख। श्राप का असर है जो महल वीरान हो गया। कितनी अजीब बात है कि महल की दासी से संबंध बनाने पर कुल देवता नाराज़ हो गए और दासी ने इसी गम में जान दे दी थी। ये क्यों भूलते हो मोती? मोती ने होंठ भींच लिए। वैसे अच्छा ही हुआ। कामनी एकाएक मुस्कुराई। क्या? मोती ने उसे देखा। महल को श्राप ना मिला होता तो तू राजा होता और मेरे से ब्याह क्यों करता? तू तो किसी रानी को ब्याह कर लाता।
मोती मुस्कुरा पड़ा। हर बुरे के पीछे कोई अच्छा काम ज़रूर होता है, मेरी माँ ये कहा करती है। मोती ने कुछ नहीं कहा। रानी माँ कहती है कि उसके जीते जी ही बाहरी दुनिया के लोग आएंगे और नरबली दी जाएगी। तब यहाँ सब कुछ पहले की तरह हो जाएगा। बंजर ज़मीन उपजाऊ हो जाएगी, पेड़ और खेत उगने लगेंगे। फिर मेरे को ये सब सपना लगता है, मैं बूढ़ा हो जाऊँगा। मोती बोला। तू महल में रहना चाहता है? कामनी ने मोती को देखा। कौन नहीं चाहेगा, परंतु किस्मत ही। तू महल में रहने की सोचते ही क्यों है? हम यहाँ ही भले हैं, कामनी ने कहा। भारी दुनिया के किसी इंसान की बलि देने पर यह ज़मीन हरी भरी हो जाएगी, श्राप मुक्त हो जाएगी। कितनी अजीब बात है कि हम किसी इंसान की जान लें। क्यों मोती, तेरे को अजीब नहीं लगता क्या? वो भारी दुनिया का इंसान होगा। होगा तो इंसान ही। एक इंसान की बलि देने पर महल श्राप मुक्त हो जाएगा तो बुरा ही क्या है? तू महल में रहना चाहता है तभी ऐसा कहता है। मैं तो अभी महल में चला जाऊँ, परंतु रानी माँ ने सख्ती से मना कर रखा है कि जो भी महल में जाकर रहेगा वो जान गंवा बैठेगा। मुझे तो इस बात पर भी यकीन नहीं, मोती ने कहा और वापस झोपड़ों की तरफ बढ़ गया। कामनी उसके साथ चल पड़ी। बोली, हम ऐसे ही ठीक हैं। मेरी तो महल में रहने की ख्वाहिश नहीं है। तू जहाँ कहेगी मैं वहीं रहूँगा। मोती ने ठिठक कर मुस्कुराकर कामनी को देखा। मैं महल में रहने को कहूँ तभी तो तू रहेगा? कह कर के तो देख, रानी माँ का आदेश जो है महल में नहीं, तेरे कहे के आगे तो रानी माँ के आदेश की भी परवाह नहीं करूँगा। कामनी खिलखिलाकर हंस पड़ी। अगले दिन 11 बजे का वक्त था। बस्ती में सामान्य सी हलचल थी, जैसे कि रोज़ ही होती थी। 15 शिकारियों का दल शिकार के लिए रोज़ की तरह उस दिशा की तरफ बढ़ गया था जिधर हरियाली थी। वहाँ जानवर थे। कुछ औरतें इकट्ठी होकर जलाने के लिए लकड़ियाँ लेने हरियाली वाले इलाके की तरफ चल पड़ी थीं। इनकी वापसी अब शाम को 4-5 बजे ही होनी थी। मौसमी हवा तेज़ सी बहने लगी थी। कुछ लोग बस्ती की सफाई कर रहे थे। सबके काम सिस्टम की भांति बटे हुए थे। बुजुर्ग बड़े लोगों बुजुर्ग बड़े लोग बस्ती की सफाई का काम करते थे, जिनमें बूढ़ी औरतें भी हाथ बटाती थीं। 60 बरस का कारा अपनी आंखों के सामने सफाई करा रहा था दूसरों से। तभी किसी युवती के चिल्लाने की आवाज़ कारा के कान में पड़ी। ये कौन है? सफाई में व्यस्त एक व्यक्ति बोला। रामनी की आवाज़ लगती है, दूसरा बोला। क्या हो गया उसे? इस तरह तो रामनी पहले कभी नहीं चिल्लाई। कारा की निगाह झोपड़ों के बीच की गली में जा टिकी जिधर से आवाज़ आ रही थी। झोपड़ों से लोग बाहर आने लगे रामनी की चिल्लाहट की आवाज़ें सुनकर। तभी एक मोड़ से गली में प्रवेश करती रामनी दिखी। वो भागी आ रही थी, ऊंचे ऊंचे कही जा रही थी, परंतु को समझ नहीं आ रहा था। कारा के माथे पर बल दिखने लगे थे, परंतु उसे देखते ही रामनी खामोश हो गई, परंतु भागी आ रही थी वो। कारा की निगाह उस पर टिकी रही। रामनी दौड़ते दौड़ते कारा के पास आकर रुकी और मुंह खोले हाँफने लगी। पगला गई है तू? कारा उसके चेहरे पर निगाह टिकाए बोला। परंतु रामनी तो अपनी सांसें संयत करने में लगी थी। रानी माँ तो ठीक हैं? कारा एकाएक आशंका से भर उठा। रामनी ने हाथ के इशारे से ठीक है कहा, फिर बोली, मैं आपको ही ढूंढ रही थी। रानी माँ को पूर्वाभास हुआ है भारी दुनिया के लोगों के आने का। क्या? कारा चौंका। शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। भारी दुनिया से कोई आने वाला है क्या? हाँ, रानी माँ ने ऐसे ही कुछ कहा। आपको रानी माँ याद कर रही हैं? पिताजी कहाँ हैं? उन्हें भी रानी माँ के पास जाने को कह आई हूँ। रामनी अब संयत हो चुकी थी, परंतु खुशी उसके चेहरे पर चमक रही थी। मोती को बताया? उसी के पास जा रही हूँ, कहते हुए रामनी पुनः वहाँ से भागती चली गई। कारा चेहरे पर सोचे ओढ़े खड़ा रहा। क्या हुआ? सफाई करने वाले बस्ती के आदमी ने पूछा। कारा ने उस आदमी को देखा, फिर क्या उठा। रानी माँ को पूर्वाभास हुआ है कि भारी दुनिया से कोई यहाँ आने वाला है। सच? वो आदमी प्रसन्नता से कह उठा। इस वक्त का तो हमें बरसों से इंतज़ार था। उसकी बलि देकर महल को श्राप से मुक्त कर लेंगे। ये बंजर ज़मीन फिर से हरी भरी हो जाएगी। सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, जैसा कि हम सुनते आए हैं। देवता भारी आदमी की बलि मांगता है सब कुछ ठीक करने के लिए। अब उसे नरबली मिल जाएगी। रानी माँ को तकियों से टेक लगाकर पलंग जैसे बेड पर बिठाया गया था। उसके गालों से मोटी मोटी झुर्रियाँ लटक रही थीं। चेहरे पर असंख्य बल चमक रहे थे बुढ़ापे के। उजली पास में सतर्क सी खड़ी थी। रामनी कटोरी में पानी भरकर लाई थी और रानी माँ को पिलाने लगी। कटोरी आहिस्ता से रानी माँ के होंठों से लगा दी थी। कमरे में गोबंद, कारा, उसकी पत्नी सेबी, मोती और कामनी मौजूद थे, परंतु वहाँ शांति थी। सब एक दूसरे को देख रहे थे, रानी माँ को देख रहे थे। रामनी पानी पिलाकर पीछे हट चुकी थी। रानी माँ की आंखें सब पर जाने लगी, चेहरे पर गंभीरता थी। पास स्टूल पर बैठा गोबंद कह उठा। बोल माँ। कुछ देर पहले मुझे पूर्वाभास हुआ, एहसास हुआ कि जैसे बहुत से भारी दुनिया के लोग इस धरती पर पहुँचने वाले हैं। उनमें 2 औरतें भी हैं। बहुत जल्दी वो लोग हमारी धरती पर पहुँच जाएंगे। कितने लोग हैं वो? बहुत सारे। रानी माँ ने क्षीण स्वर में कहा। हमें तो एक ही नर बलि देनी है, कारा बोला। बहुत आसान हो जाएगा इतने सारे लोगों में एक की बलि देना। किसी को भी पकड़ कर बलि दे देंगे। तुम कुल देवता से बात करो रानी माँ कि हम नरबली देने वाले हैं, वो भी भारी दुनिया के आदमी की। उसके बाद से हमारे महल से श्राप हट जाना चाहिए। पूछ लो दसला से कि अगर कोई और शर्त हो तो पहले ही बता दे, हम उसकी हर इच्छा पूरी कर देंगे। अब दसला तो कुल देवता है, मोती बोला। वो हमसे बलि नहीं मांगता, बलि तो देवता चाहता है, जिसके सामने दसला भी सिर झुकाता है, परंतु देवता दसला के संपर्क में अवश्य रहता है।
रानी माँ कारा को मोती को देखने लगी। गोबंद की नज़र रानी माँ के चेहरे पर थी। उनमें से किसी की बलि देने को इतना आसान ना समझो, रानी माँ बोली। क्या मतलब? कारा बोला। यहाँ आने वाले सब लोग योद्धा हैं, अच्छे लड़ाके हैं, उन पर काबू पाना आसान नहीं होगा। इस बात का मुझे पूर्वाभास हो चुका है। वो लोग हमारा मुकाबला करेंगे, उनसे टकराव होगा, रानी माँ ने कहा। वो कितने लोग हैं रानी माँ? कारा के माथे पर बल पड़ गए। पता नहीं, काफ़ी सारे लोग होंगे, शायद 5, 10 या 20। 5, 10 या 20? भला हमारा मुकाबला कैसे कर सकते हैं? हमारे लोग तो हरियाली वाली जगहों पर भी रहते हैं, उन्हें भी हम बुला सकते हैं, वो हमारा साथ देंगे। कारा बोला। फिर वो हमारे मुकाबले पर कैसे उतर सकते? मुकाबला कड़ा होगा कारा, रानी माँ ने कहा। उनके साथ लड़ाई का भी मुझे पूर्वाभास हुआ है। इस ज़मीन का कोई आदमी उनका साथ देगा, जिसकी वजह से वो शक्तिशाली हो जाएंगे। क्या हमारी बस्ती का कोई उनका साथ देगा? ये पता नहीं, परंतु इस ज़मीन का कोई आदमी उनका साथ देगा और वो हमारा मुकाबला करने के लिए ताकतवर हो जाएंगे। सबकी निगाह रानी माँ के चेहरे पर थी। कौन साथ देगा? क्या उसका पूर्वाभास हुआ कि वो? पता नहीं वो कौन है, रानी माँ ने कहा। वो लोग कब आने वाले हैं यहाँ? मुझे पूर्वाभास हो चुका है, ऐसे में वो कभी भी यहाँ पहुँच सकते हैं। वो लोग कौन सी दुनिया से आ रहे हैं रानी माँ? कामनी ने पूछा। ये मैं नहीं जानती, परंतु वो बाहरी दुनिया के हैं, हमारी दुनिया के लोग नहीं हैं, रानी माँ बोली। वो यहाँ क्या करने आ रहे हैं? कामनी ने पूछा। नहीं जान पाई ये बात। इस बारे में मुझे पूर्वाभास नहीं हुआ। हम उनमें से किसी की बलि देंगे ताकि महल को देवता के श्राप से मुक्त करा सके। रानी माँ ने पलकें झपकाकर हामी भरी। अपने मतलब की खातिर क्या किसी की जान लेना ठीक ठीक रहेगा रानी माँ? कामनी बोली। सबकी निगाह कामनी की तरफ गई। खामोशी छा गई। अपने कुल को श्राप मुक्त करने के लिए कुछ भी करना ठीक रहेगा, रानी माँ ने दृढ़ किंतु क्षीण स्वर में कहा। कामनी फिर कुछ नहीं बोली। रानी माँ ने सबको देखा और क्या उठी। 100 बरस से ज़्यादा का इंतज़ार करने के बाद भारी दुनिया के इंसान की बलि देकर महल को श्राप मुक्त कराने का वक्त आ गया है, रानी माँ ने कहा। तुम लोग ये काम करने के पूर्ण काबिल हो और ये काम करके दिखाओ। हम ये काम करेंगे माँ, बेशक ये लोग मुकाबले पर ही क्यों ना उतर आएँ। गोबंद बोला। महल के श्रापित होते ही खजाने का दरवाज़ा बंद हो गया, फिर नहीं खुला। वो बहुत कोशिशें की गई थी। कुल देवता दसला ने बताया कि यह दरवाज़ा तभी खुलेगा जब महल श्राप से मुक्त होगा। मैं समझ गया माँ, गोबंद बोला। अब हम सब कुछ ठीक कर लेंगे। अपनी शक्ति बढ़ाओ, लोगों को इकट्ठा करो, तुम सबकी परीक्षा का वक्त आ गया है, रानी माँ ने कहा। एक बड़े झोपड़े में गोबंद, कारा और मोती इकट्ठे हुए। तीनों के चेहरों पर गंभीरता थी। रानी माँ की बातों से यह स्पष्ट है कि हमें कड़े मुकाबले का सामना करना पड़ेगा, कारा बोला। दूसरी दुनिया से आने वाले कुछ लोग हमारा मुकाबला नहीं कर सकते, गोबंद ने कहा। बापू, कारा बोला, तुम कहना चाहते हो कि रानी माँ ने गलत कहा है, हमें कड़ा मुकाबला करना हो? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा बेटे, परंतु तुम ही सोचो कि कुछ लोग हमारे सामने कैसे टिक सकते हैं, गोबंद बोला। गोबंद ने मोती को देखा। तुम खामोश क्यों? गोबंद ने मोती से पूछा। मैं हालातों के बारे में सोच रहा हूँ बाबा, मोती बोला। मोती, कारा बोला, हम दोनों तो बूढ़े हो रहे हैं, परंतु तुम्हारा खून अभी गर्म है, तुम अच्छे लड़ाके भी हो। बचपन से तुम्हें युद्ध कला सिखाई गई है, जो कि तुम जवानी तक सीखते रहे थे और अच्छे योद्धा बन गए थे। मैं चाहता हूँ कि तुम ही ये मामला संभालो, तुम में ये मामला संभालने की कला है। मैं संभाल लूँगा बापू, इसके लिए मुझे सब योद्धाओं को इकट्ठा, पूरी बस्ती भरी पड़ी है तुम्हारी एक आवाज़ पर। बापू, बस्ती में योद्धा कम और शिकारी ज़्यादा हैं, इसलिए। तो क्या हो गया, शिकारी भी लड़ना जानते? शिकारी और योद्धा में फ़र्क होता है बापू। शिकारी लोग ज़रूरत पड़ने पर हमारे काम आ सकते हैं, परंतु जो काम योद्धा कर सकते हैं वो शिकारी नहीं कर सकते। आज शाम को मैं योद्धाओं की छटनी करूँगा। कल से योद्धा शिकार पर नहीं जाएंगे, वो मेरे साथ तैयारी करेंगे आने वाले वक्त की। तभी गोबंद बोला। ऐसा कौन है जो भारी लोगों की सहायता करेगा? रानी माँ ने इस बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा कि उसके बारे में पता चल सके। मोती ने कहा। देखते हैं, कारा बोला, पहले उन भारी लोगों को आने तो दो। तो तू आने वाले उन भारी लोगों के खिलाफ खड़ा हो रहा है? कामनी ने मोती से कहा। दोनों इस एक बड़े झोपड़े में मौजूद थे। हाँ बापू, बड़े बापू और रानी माँ का यही हुक्म है। उनमें से किसी एक को पकड़कर उसकी बलि चढ़ाएगा। कामनी की निगाह मोती पर ही टिकी थी। महल को शाम बुक करने के लिए ऐसा करना पड़ेगा, मोती बोला। तू क्यों पूछती है? किसी की इस तरह जान लेना अच्छी बात नहीं है। ऐसा करके मैं राजकुमार बन जाऊंगा, हम महल में रहेंगे। कामनी, कामनी ने कुछ नहीं कहा। तेरे को ऐतराज़ हो तो मैं ये काम नहीं करता। तो बापू, बड़े बापू और रानी माँ से क्या कहेगा कि औरत की बात मानकर तूने पहले ही हथियार रख दिए? कामनी ने मुस्कुरा कर कहा। तेरे इनकार करने से ये काम रुक जाने वाला नहीं बापू, ये काम करने के लिए खुद आगे आ जाएगा। तो करूँ ये काम? कर ले। कामनी का खूबसूरत चेहरा शांत था। तू मन से नहीं कह रही, तेरे को रोक भी नहीं सकती, ऐसे तो तेरा सिर नीचा होगा। मेरे ख्याल से तो राजपाट वापस पाने के लिए ये काम करना ज़रूरी है, मोती बोला। हम तो कब से इसी वक्त का इंतज़ार कर रहे थे और महल छोड़कर खुले में बैठे हैं। और अब तू क्या करेगा? पहले तो अपनी बस्ती के योद्धा इकट्ठे करूँगा। कितने योद्धा होंगे बस्ती में? 100 तो होंगे ही, परंतु रानी माँ के पूर्वाभास के मुताबिक वे कम रहेंगे।
रानी माँ ने जिस हिसाब से बात कही है उससे तो लगता है कि जैसे हम छोटा सा युद्ध लड़ना पड़ सकता है। थोड़े से लोग क्या युद्ध लड़ेंगे? कामनी ने कहा। तुम ठीक कहती हो, परंतु रानी माँ ने यह भी कहा है कि इस धरती का कोई आदमी उनका साथ देगा और उनकी ताकत बढ़ जाएगी। विश्वास नहीं आता कि ऐसा होगा, परंतु रानी माँ के पूर्वाभास को नज़रअंदाज भी नहीं कर सकते। तू अपनी तू अपनी तैयारी कर मोती, कामनी सिर हिलाकर बोली। बस्ती वाले भी यही चाहेंगे कि ये काम पूरा हो और यहाँ की हरियाली फिर से लौट आए। नरबली कहाँ पर दी जाएगी? महल में, वहाँ देवता का मंदिर है। उधर बलि स्थल भी है, वहीं पर बलि देनी है। क्या वहाँ पहले भी बलि दी जाती रही है? मैं नहीं जानता, मोती ने गंभीर स्वर में कहा। अब तो मेरे को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मैं बहुत व्यस्त रहूँगा। तू सोजान का ध्यान रखना और मेरे बिना तू ये काम कर लेगा? कामनी मुस्कुराई। दोनों की निगाह मिली। मेरी राय ले लिया करना, वक्त वक्त पर मैं भी तेरे साथ ही रहूँगी। जवाब में मोती मुस्कुरा पड़ा। शाम ढले तक बस्ती के लोग शिकार करके वापस लौट आए थे। पानी भरने गई औरतें तो पहले ही आ चुकी थी। जब उन सबको रानी माँ के पूर्वाभास का पता चला तो सब प्रसन्नता से खेल उठे। बस्ती में उत्सव का माहौल बन गया। बस्ती के उत्साही युवकों के कहने पर रात के खाने के बाद नाच गाना रखा गया और सबको मैदान में इकट्ठा होने को कहा गया। साथ ही ये घोषणा भी की गई कि आगे की तैयारी के लिए मोती बस्ती के योद्धाओं से भी रात को मिलेगा, क्योंकि इस बात की आशंका है कि आने वाले भारी लोगों से मुकाबला करना पड़े। बस्ती के बुजुर्ग लोग रात के लिए ताड़ी यानी तेज़ नशा तैयार करने में जुट गए। नाच गाना होगा तो साथ में ताड़ी भी होगी, तभी तो नाच गाना होगा। बस्ती की औरतें बिना ताड़ी के ही नाचती थीं, या फिर उनके मर्द चोरी छुपे उन्हें भी पिला देते थे, और ऐसा नाच गाना आधी रात के बाद तक चलता था। और अगले दिन बस्ती में दिन चढ़े ही सोए उठते थे, और कुछ ज़रूरी ना हो तो कोई काम नहीं होता था। बस्ती में नाच गाने के कमी मौके आते थे। इस वक्त बस्ती की बूढ़ी बड़ी औरतें खुली जगह पर खाना बना रही थीं। वहाँ छोटे बड़े अलाव जल रहे थे। युवतियाँ भी खाना बनाने में साथ दे रही थीं। अलावों के ऊपर बड़े बड़े पतीलों में शिकार हुए जानवरों का मांस पक रहा था। सारी बस्ती का खाना हमेशा इसी प्रकार ही तैयार होता था। सिर्फ रानी माँ का सादा भोजन रामनी और उजली अलग से तैयार करती थी। अलाव के पास ही कतार में बैठकर सब बस्ती वाले भोजन करते थे और भोजन के लिए अपने अपने बर्तन साथ लाते थे, और खाने के बाद अपने बर्तन वापस झोपड़ों में ले जाते और साफ़ करके रखते। ये रोज़ रात का नियम था। खाना दिन में 2 बार बनता था। इसी प्रकार सुबह भी बनता था। 7 बजे तक भोजन तैयार हो जाता था। कामनी भी इस औरतों के पास खाना बनाने में व्यस्त थी। राज परिवार की बहू होने के कारण उसकी ड्यूटी किसी काम पर नहीं लगती थी। अपनी इच्छा से वो कोई भी काम कर सकती थी। मोती इस वक्त अपने झोपड़े में था। आने वाले वक्त की रणनीति के बारे में सोच रहा था। तभी झोपड़े के बाहर से उसे पुकारे जाने की आवाज़ कानों में पड़ी। वो पहचान गया कि ये भूरा की आवाज़ थी। भूरा और उसने बचपन में एक साथ ही युद्ध कला की शिक्षा ली थी। भूरा युद्ध कला में निपुण था, दोनों में अच्छी पड़ती थी। खास बात तो ये थी कि कामनी की छोटी बहन बिश्नी से उसका ब्याह हुआ था। इस कारण वे रिश्तेदार भी थे। मोती उठकर झोपड़े से बाहर गया। भूरा को खड़े पाया। भूरा उसी की तरह हट्टा कट्टा था। आज कितने शिकार किए? मोती ने मुस्कुराकर पूछा। 16, भूरा कह उठा। कल मैंने भी शिकार पर जाना था, पर अब नहीं जा पाऊंगा। जो युद्ध कला जानते हैं वो नहीं जाएंगे। पता चला कि रानी माँ को पूर्वाभास हुआ है कि भारी दुनिया से काफ़ी लोग यहाँ पहुँचने वाले हैं, भूरा ने कहा। यह सच है। मुझे ये भी पता चला कि उनसे युद्ध की तैयारी करनी है तुमने। मोती ने सहमति से सिर हिलाया। वो कितने लोग होंगे? संख्या का पक्का पता नहीं, 5, 10 या 20 हो सकते हैं। इतने लोगों के लिए हमें युद्ध की तैयारी करने की क्या ज़रूरत? रानी माँ ने तैयारी करने को कहा है। उनका कहना है कि उन्हें संभालने में हमें समस्या आ सकती है। वो सारे योद्धा हैं। अजीब बात है, लेकिन यही सच है भूरा। हमें तो नरबली के लिए उनमें से सिर्फ एक की ज़रूरत है। हम अपना काम आसानी से कर लेंगे। इतना तो मुझे पूरा भरोसा है कि हम नरबली देकर महल को श्राप बुक कर लेंगे, मोती ने कहा। हम आसानी से ऐसा कर लेंगे। वो लोग कौन सी दुनिया से आ रहे हैं? मैं नहीं जानता, परंतु रानी माँ का कहना है कि वो लोग हमारी दुनिया के नहीं हैं। 100 बरस से ज़्यादा हो गए महल को श्राप मुक्त हुए। अब महल श्राप से आज़ाद हो जाएगा। फिर तुम तो राजकुमार बनकर महल में रहोगे। मोती मुस्कुराया। भूरा भी मुस्कुराया। महल में रहकर मुझे भूल तो नहीं जाओगे? मैं तुम्हारा रिश्तेदार भी हूँ और दोस्त भी। ये बातें बात की हैं। पहले हमें उनमें से किसी की नरबली देवता को देनी है। आने वाली समस्याओं से निपटना है। रात के नाच गाने में बस्ती के योद्धाओं से बातचीत करनी है। कल से योद्धा लोग शिकार पर नहीं जाएंगे, उनके लिए काम आ गया है। सिर्फ शिकारी ही बस्ती के खाने का इंतजाम करने शिकार पर जाएंगे। कल से योद्धा अपनी लड़ाई की कला का अभ्यास करेंगे। इस पर विचार होगा कि आने वाले लोगों से कैसे निपटना है, जबकि हमें उनकी संख्या भी नहीं पता। सब तैयारी कर लेंगे। भूरा सोच भरे स्वर में बोला। परंतु रात को मैं जश्न में शामिल नहीं हो पाऊंगा। शिकार के वक्त मेरे पैर में दर्द उठ गया था। रात भर आराम करूंगा तो सुबह तक ठीक हो जाऊंगा। ठीक है, तुम आराम करो भूरा, सुबह हम मिलेंगे। कामनी की बहन बिश्नी। कामनी ज़्यादा सुंदर थी। जहाँ उसके शरीर के हिस्से तराशे से थे, वहीं बिश्नी कुछ थुलथुल सी थी। यूँ वो कामनी से 2 साल छोटी थी। शादी भी उसकी कामनी के बाद हुई थी, परंतु उसके 2 बच्चे थे। शादी तक तो बिश्नी काफ़ी हद तक ठीक थी, परंतु शादी के बाद तो थुलथुल सी हो गई थी।
कमर के दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा मांस उभर आया था, जिसकी वजह से कूल्हों और कमर में खास फर्क नहीं रहा था। कमर के मांस की वजह से ही पेट भी कुछ मोटा सा लगता था। छातियाँ कुछ लटक सी गई थी, मोटी हो गई थी, जबकि कामनी के शरीर का सारा सामान शानदार ढंग से अपनी जगह कायम था। विष्णु को कभी कभी ऐसा भी लगता कि भूरा की दिलचस्पी उसमें कम हो गई। अब सप्ताह 10 में ही भूरा उसके पास आता था, परंतु मोती को वो अक्सर कामनी के आसपास ही मंडराते देखती तो जलन सी उठती दिल में कि कामनी इतनी खूबसूरत क्यों है, परंतु इससे ज़्यादा न सोच पाती थी। ऊपर से मोती रानी माँ के खानदान का वंशज था, तो कामनी की बस्ती में पूछती, जबकि वो बस्ती की साधारण औरतों में आती थी। उसे रानी माँ से मिलना होता तो रामनी या उजली से कहना पड़ता। वो रानी माँ से पूछकर उसे बताती कि अभी रानी माँ मिलेंगी या नहीं, और जब कामनी जब कहती, रानी माँ के पास बेधड़क पहुँच जाती। ऐसी कई वजह थी जो कि बिश्नी का दिल जलाती थी। इस वक्त बिश्नी अपने झोपड़े में थी। बच्चे बर्तन लेकर कतार में बैठने के लिए जा चुके थे, जहाँ खाना मिलता था। यूँ तो वो भी अक्सर खाना बनाने में हाथ बटाने जाया करती थी, परंतु आज मन नहीं था। जब से उसने खबर सुनी थी कि रानी माँ को पूर्वाभास हुआ है कि बाहरी दुनिया के लोग आ रहे हैं, तब से उसका मन बेचैन था। एक ही बात वो सोचे जा रही थी कि नरबली देने के पश्चात महल श्राप से मुक्त हो जाएगा और कामनी महल में रहेगी, जबकि वो इसी प्रकार झोपड़े में रहेगी। काश उसकी किस्मत भी कामनी जैसी होती। झोपड़े में लालटेन जल रही थी, जिसका मध्यम सा प्रकाश बिश्नी के चेहरे पर पड़ रहा था। वो चारपाई पर दोनों टांगें इकट्ठी किए बैठी इसी तरह सोचों में व्यस्त थी। तभी आहट हुई और भूरा ने भीतर प्रवेश किया। बिश्नी को देखकर पल भर के लिए ठिठका, फिर चारपाई के किनारे पर बैठता क्या उठा, पानी पिला। बिश्नी ने उठकर भूरा को पानी पिलाया। पानी लेने गई थी आज? हाँ, शाम को ही तो लौटी हूँ। कमर दर्द हो जाती है पानी उठाकर लाते लाते। बच्चे कहाँ हैं? खाने पर गए हैं। तुमने सुना बाहरी दुनिया के कुछ लोग हमारी धरती पर आ रहे? सुना। भूरा का स्वर कड़वा हो गया। अब तो तेरी बहन महल में रहा करेगी। नरबली के बाद नरबली दी जाएगी, वो कोई समस्या नहीं है। भूरा ने कहा, महल श्राप से मुक्त हो जाएगा। तुम खुश नहीं हो इस बात से? बिश्नी ने पूछा। तुम खुश हो? भूरा ने बिश्नी से पूछा। बिश्नी चुप रही। आज तेरे को रानी माँ से मिलने के लिए समय लेना पड़ा, कल को कामनी से मिलने के लिए भी समय लेना होगा। हम तो बस्ती के गरीब लोग हैं, यही रहन सहन है हमारा। भविष्य में लोग हमें कहेंगे कि तुम महल की रानी की बहन हो, मैं रिश्तेदार, जबकि हम उन्हीं के लोगों के साथ काम करेंगे। ये सब तुम्हें अच्छा लगेगा? हम कर भी कह सकते हैं, बिश्नी गंभीर स्वर में बोली। क्या कर सकते हैं? भूरा ने गहरी सांस ली। हमारे करने या ना करने से क्या होता है? भाग्य में जो लिखा है वो मिट तो नहीं जाएगा, परंतु मैं ये चाहता हूँ कि नरबली की क्रिया पूर्ण ना हो, महल शांपित ही रहे। मैं मोती को राजा बना नहीं देखना चाहता। परंतु हम कुछ नहीं कर सकते भूरा। शायद मैं कुछ कर सकूं। तुम? क्या? बिश्नी की आंखें सिकुड़ी। सुबह वापस आने पर बताऊंगा। भूरा ने गंभीर निगाहों से बिश्नी को देखा। कहीं जा रहे हो? हाँ, परंतु कहाँ? आज रात तो नाच गाना है और मोती ने योद्धाओं के साथ बातचीत करनी है। तुम भी योद्धा? मोती से कह आया हूँ कि मेरे पाँव में दर्द है, रात को नहीं आ पाऊँगा। बिश्नी की निगाह भूरा पर जा टिकी। क्या है तुम्हारे मन में? आकर बताऊँगा। कहाँ जा रहे हो? चौधरी भरत के पास, लेकिन ये बात किसी से कहना मत। भूरा ने हाथ उठाकर कहा। अस्तबल से चुपचाप घोड़ा लेकर जाऊंगा और सुबह होने तक लौट आऊँगा। अस्तबल की पहरेदारी पर लंबू रहता है। आज वो अस्तबल में कहाँ होगा? ताड़ी पी जाएगी, नाच गाना होगा, लंबू वहाँ जाएगा। भूरा मुस्कुराया। तो तुम ये सब बातें पहले ही सोच कर आए हो? हाँ। इसमें चौधरी भरत सिंह क्या करेगा? बिश्नी ने बिश्नी ने सोच भरे स्वर में पूछा। चौधरी भरत सिंह की ताकत तो तुम जानती हो बिश्नी, कि वह सब इलाकों में कितना दबंग है। किसानों से लगान वसूलता है, लोगों को कर्जा देकर उनकी ज़मीन हथिया लेता है। उसके पास इतने आदमी हैं कि कोई उसके सामने सिर नहीं उठा पाता। लोगों के पास ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ वो इंसाफ मांगने जा सके। अगर यहाँ का महल फिर से ज़िंदा हो गया तो चौधरी भरत सिंह की क्या हालत होगी? उसकी दबंगियाई समाप्त हो जाएगी। बिश्नी बोली। और वो कभी नहीं चाहेगा कि ऐसा हो। दोनों की नज़रें मिली। क्या है तुम्हारे मन में? चौधरी भरत सिंह इस मामले में क्या कर सकेगा? ये तो उसे मैं बताऊंगा कि वो क्या कर सकता है। बिश्नी भूरा को देखने लगी। वापस आकर सारी बात बताऊंगा, अभी मुझे जाने दो। कुछ खा तो लो। खाने का मन नहीं है। भूरा मुस्कुरा पड़ा। शायद चौधरी भरत सिंह क्या भूखे लगे? क्या भूख लगे? किसी को पता लग गया कि तुम वहाँ गए हो तो क्या जवाब दोगे कि क्यों गए थे? बिश्नी ने जैसे उसे याद दिलाया। वो मैं देख लूँगा, तुम उसकी चिंता ना करो। अभी तो लंबू अस्तबल में ही होगा। उधर बस्ती वाले जश्न शुरू करेंगे और इधर मैं घोड़ा दौड़ा रहूँगा। घोड़ा गहरे अंधेरे में दौड़ रहा था। टप टप की आवाज़ें रात के अंधेरे में गूंज रही थीं। घोड़े के दौड़ने की रफ्तार से लगता था जैसे घोड़ा यहाँ के सब रास्तों से वाकिफ़ हो, और घुड़सवार जो कि भूरा था सब रास्ते जानता था। रात के अंधेरे में डूबे सुनसान रास्तों पर दौड़ते घोड़े की टप टप सुनना ही शरीर में सनसनी दौड़ा देता था। आमतौर पर रात को कोई भी इस प्रकार घोड़े को दौड़ाकर सफ़र नहीं करता था, क्योंकि इन इलाकों में रातों में लुटेरे या ठग घात लगाए होते थे।
जो कि पैसे लूटने की खातिर राहगीरों की हत्या कर देते थे। अगर किसी को रात को यात्रा करनी होती तो वे काफ़ी सारे लोग होते और घोड़ों को दौड़ाने की अपेक्षा पैदल घोड़ों के साथ चलते आगे बढ़ते थे कि उनकी आतें घात लगाए कोई लुटेरा या ठग न सुन ले। परंतु भूरा तो इन्हीं राहों का राही था। वो जानता था कि रात को कौन सा रास्ता इस्तेमाल करना सुरक्षित रहेगा। वैसे भी उसके पास धन दौलत नहीं थी। लुटेरे ऐसे लोगों को कैद करके उनसे नौकरों वाला काम लेते थे। भूरा को पूरा विश्वास था कि अगर ऐसा वक्त आया तो वह ऐसे लोगों का मुकाबला कर लेगा, क्योंकि वो एक योद्धा था। लड़ने की कला उसने सीखी हुई थी और दुश्मन को छल देना उसे आता था। 2 घंटे हो गए थे इसी प्रकार सर पर घोड़ा दौड़ाते। वो जानता था कि अब उसकी मंजिल ज़्यादा दूर नहीं है, कुछ ही देर में वहाँ पहुँच जाएगा जहाँ पहुँचना चाहता है वो। इन 2 घंटों में एक बार भी घोड़े की रफ्तार कम नहीं हुई थी। अस्तबल से उसने सबसे बेहतरीन घोड़ा चुना था। एकाएक घोड़ा धीमा होने लगा। भूरा ने भी लगाम को कुछ खींच लिया था। घोड़ा और भूरा दोनों ही रास्ते से वाकिफ थे। आगे तंग रास्ता था, बहुत बड़ा तालाब था, उसके किनारे से निकलना था, जिसके लिए सावधानी की ज़रूरत थी, क्योंकि वो मात्र 6 फीट का रास्ता था जो कि अक्सर गीला रहता था। इस वजह से गिरने का भय बराबर बना रहता था। फिसलन बहुत थी। यूँ जंगल से भी निकला जा सकता था थोड़ा सा रास्ता बदल कर, परंतु वहाँ खतरा था लुटेरों के और ठगों के होने का। घोड़ा अब चलने के अंदाज में आगे बढ़ने लगा। लगाम भूरा के हाथ में थी। तालाब आ गया था जो कि अंधेरे में डूबा था। आकाश में चंद्रमा ना होने की वजह से तालाब रात के समय काला सा लग रहा था। करीब 600-700 फीट लंबा रास्ता था तालाब के किनारे का। घोड़ा धीमे धीमे आगे बढ़ता रहा। घोड़े की ज़रा सी लापरवाही उसे गहरे तालाब में गिरा सकती थी। यहाँ से कोई रात तो क्या दिन में भी निकलना पसंद नहीं करता था। यही वजह थी कि ठगों और लुटेरों ने यहाँ अपना ठिकाना नहीं बना रखा था। 10-12 मिनट में भूरा ने वो रास्ता पार कर लिया। अब वो चौधरी भरत सिंह के इलाके में था। यहाँ से 10 मिनट के रास्ते के बाद चौधरी भरत सिंह का महल रूपी शानदार घर आ जाना था। भूरा ने लगाम को झटका दिया, घोड़े को ऐड़ मारी तो घोड़ा फिर भागने लगा। एकाएक भूरा सतर्क हो गया। उसके कानों में घोड़े की टापों की आवाज़ें पड़ने लगी। आवाज़ें पास से ही उभरी थी। तो क्या लुटेरों और ठगों ने उसे घेर लिया है? यह विचार उसके मस्तिष्क में कौंधा और उसी पल घोड़े को और भी तेज़ी से दौड़ा दिया। परंतु अब घोड़े की टापों की आवाज़ बेहद करीब सुनाई दी। भूरा समझ गया कि वो एक से ज़्यादा घोड़े थे, 2 या 3। भूरा ने गर्दन घुमाकर पीछे देखा। अंधेरे में इतना ही एहसास हो पाया कि उसके पीछे 4 कदमों के फासले पर 2 घुड़सवार थे। तभी उसके कानों में तीखी आवाज़ पड़ी, रुक जाओ। परंतु भूरा का रुकने का कोई इरादा नहीं था। ये लुटेरे उससे घोड़ा छीन लेंगे और शायद उसकी हत्या भी कर दें। वो तो सुरक्षित रास्ते से आया था, फिर ये लुटेरे जाने कैसे पीछे लग गए। चौधरी भरत सिंह के नाम पर रुक जाओ, इस बार दूसरी आवाज़ उभरी, वरना तुम्हें मार दिया जाएगा। ओह, तो ये चौधरी भरत सिंह के पहरेदार हैं। भूरा ने फ़ौरन लगाम खींच ली। वो जानता था कि दिन हो या रात, चौधरी भरत सिंह के पहरेदार एक खास इलाके तक घूमते रहते थे कि लुटेरे या ठग अपना ठिकाना वहाँ न बना सके। लुटेरे और ठगों के बीच चौधरी भरत सिंह ने अपना दबदबा बना रखा था। ऐसा करना उसके लिए ज़रूरी भी था, वरना लुटेरे उसे ही लूटकर उसकी हत्या कर चुके होते। बल्कि अब तो हालात ये थे कि लुटेरे ठग चौधरी भरत सिंह के आदमियों पर हाथ नहीं डालते थे, क्योंकि उसकी ताकत ज़्यादा थी। उसके आदमी कहीं भी पहुंचकर हमला कर सकते थे। भूरा का घोड़ा रुकते ही पीछे के दोनों घोड़े करीब आकर रुक गए। अंधेरे में तीनों ने एक दूसरे को देखा, परंतु चेहरे स्पष्ट न दिखे। तुम जानते हो कि तालाब के इस पार से चौधरी भरत सिंह का इलाका शुरू हो जाता है? एक ने सख्त स्वर में कहा। जानता हूँ। फिर हमारे इलाके में आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे? मैं चौधरी भरत सिंह से ही मिलने जा रहा हूँ। रात के इस वक्त? हाँ, ज़रूरी काम है। कौन हो तुम? मैं अपना नाम नहीं बता सकता। क्यों? मैं किसी गुप्त काम के लिए चौधरी भरत सिंह से मिलने जा रहा हूँ। क्या काम है? मैं तुम्हें नहीं बता सकता। कहाँ से आए हो? महल की बस्ती से। रानी माँ की बस्ती? दूसरा बोला। वही। वहीं रहते हो तुम? हाँ। यह बात तो तुम अच्छी तरह जानते हो कि चौधरी भरत सिंह की रानी माँ की बस्ती से महल वालों से नहीं बनती। उनसे उससे क्या फ़र्क पड़ता है? मैं चौधरी के काम की गुप्त बात करने आया हूँ। मुझे चौधरी के पास ले चलो। इस वक्त तो चौधरी साहब नींद में होंगे, तुम्हें सुबह तक इंतज़ार करना होगा। हरगिज़ नहीं, भूरा दृढ़ स्वर में बोला। सुबह तक मुझे अपनी बस्ती में पहुंचना है, उजाला होने से पहले। कोई नहीं जानता कि मैं चौधरी भरत सिंह से मिलने आया हूँ। रात के इस वक्त तुम्हारा चौधरी साहब से मिल पाना संभव नहीं। चौधरी साहब से मिलने वालों का फैसला तुम लेते हो क्या? नहीं, परंतु हम तुम्हें चौधरी साहब के महल पर ले चलते हैं। फैसला लेने वाले से मिला देंगे, परंतु वो भी तुम्हें इस वक्त चौधरी साहब से नहीं। तुम मुझे वहाँ ले चलो। क्या बहुत ज़रूरी बात है जो तुम चौधरी साहब से करना चाहते हो? हाँ, ज़रूरी और गुप्त बात है, उन्हीं के फ़ायदे की बात है, भूरा ने गंभीर स्वर में कहा। भूरा उस छोटे महल में मौजूद चौधरी भरत सिंह के उन अधिकारियों से मिला जो ये फैसला ले सकते थे कि भूरा को चौधरी से मिलने देना है या नहीं। उनके पूछने पर भी भूरा ने काम के बारे में अपना नाम नहीं बताया। वो 2 आदमी थे। एक तो 60 बरस का गंजा आदमी था जिसे कि गौरी भाई कहकर बुलाया जाता था। दूसरा 40 बरस का मितकू नाम का व्यक्ति था। जब भूरा क्या काम है बताने के बारे में नहीं माना तो मितकू बोला, तुम सुबह होने से पहले चौधरी से नहीं मिल सकते। अगर काम बता देते हो तो शायद हम फैसला ले सकें।
भूरा के चेहरे पर नाराज़गी के भाव उभरे। तो तुम चौधरी का नुकसान चाहते हो? कैसा नुकसान? अगर मैं वापस चला गया तो चौधरी को भारी नुकसान होगा। भूरा क्या उठा। मितकू ने गौरी भाई को देखा। गौरी भाई की निगाह भूरा के चेहरे पर टिकी थी। तुम्हें यकीन है कि तुम चौधरी से बिना मिले चले गए तो चौधरी को नुकसान होगा? गौरी भाई शांत स्वर में बोला। हाँ, मेरी बात सच है, भूरा बोला। और अगर चौधरी को लगा कि तुमने बेकार में उनकी नींद खराब की है तो? ऐसा नहीं होगा। ऐसा हुआ तो हम तुम्हें कैद कर लेंगे और हमारे खेतों में मजदूरी का काम करोगे तुम। भूरा ने होंठ भींच लिए। गौरी भाई और मितकू की निगाह भूरा के चेहरे पर टिकी थी। अब खामोश क्यों हो गए? मितकू बोला। मैं तो चौधरी के भले के लिए आया था, गुप्त रूप से लंबा सफ़र तय किया, परंतु तुम तो मुझे ही अपने जाल में फंसाने की चेष्टा में हो। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, मैं वापस जा रहा हूँ। भूरा ने नाराज़गी से कहा। वापस जाने में मेरा कोई नुकसान नहीं, कहकर भूरा पलटा और बाहर निकल गया। मितकू और गौरी भाई की नज़रें मिली। रोको उसे, गौरी भाई बोला। उसे चौधरी से मिला देना ही ठीक रहेगा। भूरा महल के शानदार हॉल में गद्देदार कुर्सी पर बैठा था। हाव भाव में बेचैनी भर चुकी थी। चेहरे पर व्याकुलता की लहरें थी। उसके पास ही गौरी भाई और मितकू मौजूद थे। महल का हॉल महल का हॉल सजावट से भरपूर था और इस पर भारी खर्चा किया गया था। लेकिन भूरा के मस्तिष्क में हलचल मची थी कि चौधरी उसकी बात को हल्के से लेता है या गंभीरता से लेता है। कहीं उसका आना बेकार तो नहीं होगा। परंतु भूरा का दिल गवाही दे रहा था कि ऐसा नहीं होगा। श्राप मुक्त होकर महल का जिंदा होना चौधरी की हुकूमत को मिट्टी में मिला देगा, क्योंकि महल के जिंदा होते ही महल ताकतवर बन जाएगा। भूरा जानता था कि महल में बहुत बड़ा खजाना मौजूद है, जो कि राजा की दौलत है। महल के श्राप मुक्त होते ही महल के खजाने का दरवाज़ा भी जाम हो गया था। अब महल के श्राप मुक्त होने पर खजाना महल के राजा को पहले की तरह ताकतवर बना देगा और चौधरी की हरकतों पर महल लगाम कस देगा। अभी तक चौधरी आया क्यों नहीं? भूरा मितकू और गौरी भाई से कह उठा। शांति से बैठो, चौधरी आ रहा है, मितकू ने कहा। तभी आहट हुई। सबकी निगाह उस तरफ गई। सफ़ेद झीना पर्दा उठाकर चौधरी भरत सिंह ने भीतर प्रवेश किया। शरीर पर गाउन पहन रखा था और गाउन की डोरी भी ठीक से बंद नहीं थी। स्पष्ट नज़र आता है कि गाउन के नीचे कुछ भी नहीं पहना, परंतु परंतु लाल से रंग का कच्छा पहना अवश्य नज़र आ रहा था। नशे की वजह से चेहरा लाल सुर्ख हो रहा था, आंखें चढ़ी हुई थीं, बाल बिखरे हुए थे। जमकर नशा कर रखा था। पाँव भी रह रहकर लड़खड़ा रहे थे। चौधरी उन्हें देखते ही 2 पल के लिए ठिठका, फिर उनकी तरफ बढ़ गया। भूरा उसे आते देखकर कुर्सी से खड़ा हो गया। पास पहुंचकर चौधरी ने भूरा को देखा और बोला, क्या है? आवाज़ डगमगा रही थी। नमस्कार चौधरी जी, भूरा तुरंत बोला। आपके फ़ायदे की बात करने आया था। मैं तुम्हें जानता हूँ। चौधरी ने नशे से भारी हुई पड़ी आंखों से उठाकर उसे देखा। नहीं, तो फिर तुम मेरा फ़ायदा क्यों सोचने लगे? आधी रात को महल की बस्ती से सफ़र तय करके मेरे पास पहुँचे हो, मेरे फ़ायदे की खबर देने? बात गले से नीचे नहीं उतरती। चौधरी नशे में ज़रूर था, परंतु दिमाग बिल्कुल चौकस था। उसकी इस बात से जाहिर हो गया था कि जाहिर हो गया था। नाम क्या है तेरा? भूरा ने मितकू और गौरी पर नज़र मारकर चौधरी से कहा। मैं अकेले में बात करना चाहता हूँ। चौधरी आगे बढ़कर कुर्सी पर बैठा और बोला, यहाँ बाहर का कोई नहीं है जो मैं अकेले में बात करना चाहता हूँ। भूरा ने धीमे किंतु जिद भरे स्वर में कहा। चौधरी ने सख्त नज़रों से भूरा को देखकर कहा, मेरा वक्त खराब मत कर। नशा करने के बाद मैं दिन चढ़े ही सोया उठता हूँ, परंतु तेरे कारण मुझे आधी रात को उठना। मैं अकेले में ही बात करूँगा चौधरी जी, भूरा ने उसी अंदाज में कहा। चौधरी के माथे पर बल पड़े। ये तो टेढ़ा है चौधरी जी, मितकू ने कहा। तूने सुना नहीं? चौधरी जी कह रहे हैं जो बात करनी है वो कर, गौरी भाई ने कहा। भूरा की निगाह चौधरी पर ही रही। खामोशी आ गई वहाँ। चौधरी ने अपनी नशे से भरी लाल सुर्ख आंखें मली भूरा को देखा। नहीं मानेगा तू, चौधरी बोला। तेरे को रानी ने कोई चाल खेलने तो नहीं भेजा? अकेले में मेरी बात सुन लीजिए चौधरी जी, तब सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, भूरा सामान्य स्वर में बोला। तुम दोनों बाहर दरवाजे पर खड़े हो जाओ और दरवाज़ा बंद कर लेना, चौधरी ने उन दोनों से कहा। परंतु चौधरी जी, गौरी भाई ने कहा, क्या पता रानी माँ ने इसे कोई चाल खेलने भेजा ये आपको नुकसान। बंद दरवाजे के पार तुम दोनों कान खुले रखना। जाओ, इसकी बात सुनने के बाद मुझे नींद भी लेनी है। मितको और गौरी भाई बाहर निकल गए। दरवाज़ा बंद कर लिया। चौधरी और भूरा वहाँ अकेले रह गए। मुझ पर किसी तरह की शंका न कीजिए चौधरी जी, मैं सच में आपके फ़ायदे की बात शुरू करूँ, चौधरी बोला। मुझे सोने जाना है। चौधरी जी, भूरा बोला, मैंने सुन रखा है कि आपके दादा परदादा ने आपके पाँव फैलाने चाहे तो महल के राजा ने उन पर लगाम कस दी थी। तब से ही आपके ख़ानदान के और महल के संबंध ठीक नहीं रहे कभी। चौधरी हंस पड़ा। भूरा ने शांत भाव से चौधरी को देखा। महल की परवाही कौन करता है अब? मैंने तो कब का महल के बारे में सोचना ही बंद कर दिया है। वो शापग्रस्त हो चुका है, वीरान पड़ा है। महल के लोग 100 बरस से ज़्यादा से झोपड़ों में रह रहे हैं। वो साधारण नागरिक हो गए, जबकि मेरे पाँव इतने फैल चुके हैं कि चाहूँ तो महल वालों को उड़ा दूँ, परंतु मुझे इसकी भी ज़रूरत महसूस नहीं होती। मेरे लिए सब बातें बेकार की हैं। आप ठीक कह रहे हैं चौधरी जी, भूरा शांत स्वर में बोला।
100 बरस से ऊपर हो गए यहाँ की प्रजा बिना राजा के रह रही है। यहाँ पर सबसे बड़ा आदमी मैं ही माना जाता हूँ। अब मैं इस तैयारी में हूँ कि खुद को यहाँ का राजा घोषित करके सबको अपनी छत्र छाया में ले लूँ। चौधरी के चेहरे पर मुस्कान थी। सुनकर तुम्हें कैसा लगा? अच्छा लगा चौधरी साहब। भूरा शांत था। नाम क्या है तेरा? भूरा। तो बता, कहना क्या चाहता है? चौधरी जी, आप इस सारी नगरी का राजा बनने की सोच रहे हैं, पर मगर वक्त पलटी खा जाए और आपको अपने फैले पाँव ही समेटने पड़ जाएं तो तब आपके दिल पर क्या गुजरेगी? चौधरी ने नशे से भरी आंखें से उगड़कर भूरा को देखा। भूरा चौधरी को देखने लगा था। क्या बकवास करता है तू? मैंने सच कहा है कि ऐसा होने वाला है, तभी तो दौड़ा दौड़ा इस तरह आधी रात को यहाँ आया। ऐसा होने वाला है? चौधरी ने उसके शब्द दोहराए। मेरी ताकत जानता नहीं है तू जो? मैं जानता हूँ, परंतु वक्त पलटी खाने वाला है। वक्त को तो अपनी ताकत नहीं दिखा सकते चौधरी जी। मेरे पास हुसैन जवां है। सुन तो रखा होगा तूने हुसैन जवां के बारे में। वो जादुई तिलिस्मी शक्तियों का ज्ञाता है। मेरे इशारे पर वो कुछ भी कर सकता है। मेरे परदादा ने उस जादूगर को 200 साल पहले कैद किया था और उसके बाद से वो हमारे ख़ानदान की सेवा करता आ रहा है। अगर किसी ने मेरी हैसियत ख़त्म करने की कोशिश की तो हुसैन जवां उसे तबाह बर्बाद कर देगा। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि ऐसा कोई इंसान नहीं जो मुझे तबाह बर्बाद कर सके। और तुम कहते हो कि ऐसा होने वाला है? असंभव। मैं तुम्हारे शब्दों का ज़रा भी विश्वास नहीं कर सकता। आपने मेरी बात सुनी ही कहाँ है चौधरी जी? आप शायद नशे में कुछ बहक रहे हैं। चौधरी ने कठोर निगाहों से भूरा को देखा और कहा, तुम अपनी औकात से बढ़ चढ़ कर बोल रहे। मेरी औकात ही नहीं है आपके सामने। भूरा ने गंभीर स्वर में कहा, आप तो जानते ही हैं कि रानी माँ को आने वाले वक्त का पूर्वाभास हो जाता है। पता है ना ये बात आपको? जानता हूँ मैं। बीते दिन में रानी माँ को पूर्वाभास हुआ है कि किसी भारी दुनिया के कई लोग उनकी धरती पर आने वाले हैं। क्या? चौधरी बुरी तरह चौंका। महल को श्राप से मुक्त कराने के लिए देवता को भारी दुनिया के इंसान की बलि चाहिए। महल वालों को आज तक भारी दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं मिला था कि उसकी बलि देकर महल को श्राप से आज़ाद करवा लिया जाता, परंतु अब उन्हें सुनहरी मौका मिलने जा रहा है। भारी दुनिया के कई लोग इस धरती पर पहुंच रहे हैं, उनमें 2 औरतें भी हैं। रानी माँ का पूर्वाभास कहता है कि आने वाले सब लोग लड़ाके हैं। ऐसे में उनमें से किसी एक की बलि देने के लिए उन्हें काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। वे भरपूर प्रतिरोध करेंगे, मुकाबला भी होगा। चौधरी भूरा को देख रहा था, चेहरे पर चिंता की लकीरें थी। परंतु जो भी हो, भूरा ने पुनः कहा, उन काफ़ी लोगों में से एक को तो वे पकड़ ही लेंगे ताकि उसकी बलि दे सकें। इसके लिए उन्हें मेहनत भी करनी पड़े तो वो करेंगे। महल की बस्ती में सारे योद्धा कल से इकट्ठे हो रहे हैं। आने वाले बाहरी लोगों के लिए रणनीति बनाई जा रही है। युद्ध का अभ्यास भी कल शुरू हो जाएगा। महल के वंशजों के देवता को नरबली मिल गई तो महल श्राप मुक्त हो जाएगा। ऐसा होते ही महल का खजाना खुल जाएगा। महल में रहने वाले ताकतवर बन जाएंगे फ़ौरन ही। उनकी ताकत के सामने आप तुच्छ हैं। आपका कोई वजूद नहीं उनके सामने। वहाँ की बंजर ज़मीन भी पहले जैसी हो जाएगी। सब ठीक हो जाएगा उनके लिए, और आपके लिए बहुत बुरा होगा। आपने लोगों में लूट खसोट मचा रखी है। जुल्म कर रहे हैं आप दूसरों पर। लोगों की खड़ी फसलें छीन लेते हैं, उनका पैसा छीन लेते हैं। किसी को पैसा देकर सारी उम्र के लिए उससे ब्याज लेते रहते हैं। लोगों के पैसे से आपने बड़े बड़े तिलिस्म बना रखे हैं, अपने लिए नौकर खरीद रखे हैं। आपको लोग जालिम कहते हैं, बुरा मानते हैं आपको। चौधरी के चेहरे पर मुस्कान उभरी। सच तो यही है, मैं जानता हूँ, चौधरी बोला। महल वालों को भी आपकी हरकतों का पता है, परंतु वे ऐसी स्थिति में हैं कि आपको रोक नहीं सकते। लेकिन आने वाले बाहरी लोगों में से किसी एक की बलि देते ही महल पर से श्राप समाप्त हो जाएगा, और देखते ही देखते वे ताकतवर बन जाएंगे, और सबसे पहले वो आपकी जालिम हुकूमत ख़त्म करेंगे। यह सच है। चौधरी बड़बड़ा उठा। परदादा के वक्त में भी उन्होंने ऐसे ही किया था। आप बहुत जल्द बर्बाद होने वाले हैं, भूरा ने गंभीर स्वर में कहा। चौधरी का चेहरा कठोर हो गया। उसने भूरा को देखा। भूरा गंभीर था, शांत था। ओह, ये क्या होने वाला है? चौधरी ने बेचैनी से पहलू बदला। महल श्राप मुक्त हो गया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। तुम सच कहते हो कि महल वाले सबसे पहले मेरे पाँव ही उखाड़ेंगे, क्योंकि आपने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। तुमने बहुत काम की खबर दी। उसकी बात की परवाह ना करके चौधरी क्या उठा। मुझे कुछ करना होगा, लेकिन क्या करूं? क्या कर सकता हूं मैं कि महल वाले मेरा कुछ ना बिगाड़ सके? मैं तो खुद को राजा घोषित करने की सोच रहा था, परंतु अब तो और भी उल्टा हो जाएगा। महल श्राप से आज़ाद होते ही फ़ौरन राजशाही चालू हो जाएगी, और राजशाही फ़ौरन से फ़ौरन मेरे प्रभाव को ख़त्म करेगी। मुझे हुस्न जवां से मशवरा करना चाहिए, वही कोई राह दिखाएगा कि मैं कोई राय दूं। भूरा फ़ौरन क्या उठा। तुम? चौधरी ने उसे देखा। तुम क्या राय दोगे? रानी माँ का पूर्वाभास कहता है कि उनसे मुकाबला करके ही उन पर काबू पाया जा सकता है। ऐसे में निश्चित है कि बाहरी दुनिया से आने वाले लोगों से मुकाबला तो करना ही पड़ेगा रानी माँ के वंशजों को। चौधरी की नज़र भूरा पर ही रही। परंतु आपका काम तभी बन सकता है जब बाहरी दुनिया के लोग रानी माँ के वंशजों के सामने कमज़ोर ना पड़ें। इसके लिए अगर आप उन बाहरी लोगों को अपनी ताकत की सहायता दें तो इससे बेहतर और क्या होगा? चौधरी चौंका। तुम्हारा मतलब कि मैं बाहरी लोगों का साथ दूं?
महल वालों के खिलाफ? हर्जी क्या है? पर वो मेरी सहायता क्यों लेंगे? आप उस वक्त उन्हें अपनी सहायता पेश करें जब वो फंसे हों, तो वह इनकार क्यों करेंगे? चौधरी ने गंभीरता भरे अंदाज में पहलू बदला, फिर बोला, भूरा। भूरा नाम बताया था तुमने अपना? जी हाँ। तुमने ये खबर मुझे क्यों दी? क्या चाहते हो मुझसे, धन दौलत के लालच में? ये बात नहीं तो? चौधरी की निगाह भूरा पर जा टिकी। मेरी पत्नी की बहन कामनी मोती के साथ ब्याही हुई है। महल अगर श्राप मुक्त हो गया तो एक बहन महलों में जा बैठेगी और दूसरी, जो कि मेरी पत्नी है, बस्ती में साधारण सी जिंदगी व्यतीत करेगी मेरे साथ। यह हमारे लिए घाव जैसा होगा। यदा कदा बस्ती वालों के सामने मेरा सिर झुकता रहेगा कि मैं राजा का रिश्तेदार हूँ, और मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मोती राजा बन जाए। तुम इसे जलन वाली बात भी कह सकते हो। मैं चाहता हूँ कि तुम बाहरी दुनिया से आने वाले लोगों का साथ दो। तुम्हारी ताकत लेकर वो ताकतवर बन जाएंगे और महल वालों को हरा देंगे। वो नर बलि न दे पाएंगे देवता को। महल श्राप मुक्त नहीं होगा और मोती को बस्ती में साधारण जीवन ही बिताना पड़ेगा। इस तरह जो मैं चाहता हूँ वो हो जाएगा और तुम भी अपना वजूद कायम रख सकोगे। यही सोचकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। चौधरी ने सिर हिलाया। गंभीर था वो। आज रात मैं इन हालातों पर सोचूंगा। यकीनन तुमने बढ़िया सलाह दी है, पर मैं सोचूंगा। गौरी भाई और मितकू से विचार विमर्श करूंगा, उसके बाद ही मेरा नाम इन बातों में ना आए। मैं नहीं चाहता कि मोती के कानों तक इस मामले में मेरा नाम पहुँचे। निश्चिंत रहो, चौधरी उठता हुआ बोला। मैं तुम्हारे यहाँ ठहरने का प्रबंध करा देता। मैं रुकने नहीं आया, मुझे वापस बस्ती में पहुँचना है। कोई नहीं जानता कि मैं बस्ती से बाहर आया हूँ। भूरा भी उठा। मुझे खुशी होगी अगर तुमने बाहरी लोगों का साथ दिया। ये काम मैं तुम्हारे लिए नहीं, अपने लिए करूँगी। भूरा वापस बस्ती में पहुंचा। सुबह के 4 बज रहे थे। हर तरफ अंधेरा घेरा था। बस्ती में गहरा सन्नाटा था, परंतु दूर मैदान में जश्न के निशान नजर आ रहे थे। अलाव अभी भी सुलग रहे थे। भूरा ने घोड़ा अस्तबल में खड़ा किया। लंबू ताड़ी के नशे में चारपाई पर धुत पड़ा खुर्राटे भर रहा था। उसके खुर्राटों की आवाज़ें दूर तक जा रही थीं। वह अस्तबल से निकलकर सीधा अपने झोपड़े की तरफ बढ़ गया। सन्नाटे से घिरी गलियां दबे पांव पार करने लगा। जश्न में शामिल सारी बस्ती नाच गाकर थक कर बेसुध सी सोई पड़ी थी। सुबह 4 बजे बड़े बूढ़े जागे दिख जाते थे, परंतु आज ऐसा कुछ नहीं था। भूरा अपने झोपड़े पर पहुंचा। दरवाज़ा भीतर से बंद नहीं था, भिड़ा हुआ था। भूरा ने दरवाज़ा खोलते हुए भीतर प्रवेश किया और दरवाज़ा बंद किया। भीतर लालटेन के प्रकाश में बिशनी चहलकदमी कर रही थी, परंतु उसे देखते ही चैन की सांस लेकर ठिठक गई। मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी कि लौटने में तुम्हें देर ना हो जाए। बिशनी कह उठी। सब ठीक है, मैं आ गया। बिशनी की निगाह उसके चेहरे पर टिक चुकी थी। बोली, तुम्हारे लिए ताड़ी ले आई थी, दूँ क्या? दे दे। भूरा कपड़े खोलते हुए क्या उठा। फौरन ही भूरा ने कपड़े बदले और चारपाई पर बैठ गया। बिशनी ने ताड़ी का गिलास लाकर उसे दिया। भूरा ने एक ही सांस में गिलास खाली कर दिया। थक गए होगे? नहीं थका। भूरा मुस्करा पड़ा उसे देखकर। क्या करके आए? चौधरी भरत सिंह से मिला, बात हुई। जैसा मैं सोचता था वैसे ही हुआ। मेरी बात सुनकर चौधरी चिंता में पड़ गया कि अगर महल श्राप मुक्त हो गया तो वो सबसे पहले उसके पंख काटेंगे। मैंने उसे सलाह दी कि भारी दुनिया से आने वाले लोगों का साथ दे, क्योंकि रानी माँ का कहना है मुकाबला होगा। मुकाबले में महल वाले हार गए तो वो भी सुरक्षित रहेगा। क्या बोला वो? मेरी बात उसकी समझ में आ गई है। कह रहा था अपने विश्वसनीय साथियों से सलाह लेगा। उसके परदादा ने जो जादूगर हुसैन जमा कैद कर रखा है उससे भी बात करने को कह रहा था। इसका मतलब जाना सफल रहा तुम्हारा? पूरी तरह। कहीं मोती को पता तो न चल जाएगा कि चौधरी भरत सिंह को तुमने भड़काया है? बिश्नी ने पूछा। चौधरी ने कहा है कि उसकी तरफ से बात बाहर नहीं निकलेगी। चौधरी ने ये नहीं पूछा कि तुम उसे ये बात क्यों बता रहे? पूछा। मैंने उसे स्पष्ट बता दिया कि मोती मेरा रिश्तेदार है। कल को वो महल में राजा बनकर रहेगा और मैं भिखारी। ये बात मुझे और मेरी पत्नी को पसंद नहीं, इसलिए मैं मोती को राजा बने नहीं देखना चाहता। बिश्नी चुप रही। अब मैं सोऊंगा, दिन चढ़े ही उठूंगा। आज बस्ती के योद्धाओं को इकट्ठे होना है। मोती मुझे पूछे तो कह देना कि रात पैर में बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए दिन चढ़े ही सोया हूँ। मुझे आराम करने दे। चौधरी भरत सिंह अगले दिन जब सोया उठा तो सूर्य सिर पर चढ़ाया था। रात का नशा उतर चुका था। वो सिर्फ लाल कच्छे में ही सोया पड़ा था। आँख खुलने पर वह कुछ देर यूं ही बिस्तर पर पड़ा रहा। चेहरे पर सोच थी। रात भूरा से हुई बातें उसे याद आईं तो वो फौरन उठा और गाउन पहनकर दरवाज़ा खोला। बाहर 2 पहरेदार मौजूद थे। दोनों ने सिर झुकाया और एक ने कहा, आपकी पत्नी आपको 2 बार पूछने आ चुकी है। चौधरी ने सिर हिलाया और कमरे के सामने जाती राहदारी में आगे बढ़ गया। सफाई कर्मचारी जगह जगह सफाई कर रहे थे, उसे सलाम मार रहे थे, परंतु वो उनके सलाम की परवाह न करके आगे बढ़ा जा रहा था। लंबा रास्ता पार करने के बाद वो महल के पीछे वाले हिस्से में पहुंचा, जहां स्वच्छ पानी का तालाब बना हुआ था। कई युवतियां दिखीं जो कि अपने अपने कार्य में व्यस्त थीं। महल के कई हिस्सों से तेज़ धूप छलक कर आती दिख रही थी। चौधरी एक कमरे में जा पहुंचा। वहां 2 युवतियों के साथ उसकी पत्नी शाम्भवी मौजूद थी। 20 बरस की इंतहाई खूबसूरत थी शाम्भवी। चौधरी के साथ तो उसका किसी भी तरह का मेल नहीं था, परंतु शाम्भवी चौधरी की पत्नी थी।
साल भर पहले शांभवी की खूबसूरती पर फिदा होकर एक गांव से उसके घर से उठा लिया था और ब्याह करके अपने पास रख लिया था। चौधरी का दबदबा ऐसा था कि शांभवी के घर वालों की हिम्मत न हुई थी कि चौधरी के खिलाफ जाने की। शांभवी ने भी मजबूरी में खुद को चौधरी के हवाले कर दिया, ये सोचकर कि यही किस्मत होगी उसकी। बात यहीं तक रहती तो शांभवी खुश रहती, परंतु पहले 6 महीने तो चौधरी ने शांभवी को खूब भोगा। जब मन भर गया तो धीरे धीरे शांभवी से दूरी बनाने लगा। शांभवी ने इस पर कोई ऐतराज़ नहीं किया, परंतु समस्या तो यहाँ पैदा हुई कि शांभवी के कानों में ये बात पड़ने लगी कि चौधरी गांव की लड़कियों को उठवाकर अपनी रातें रंगीन करता है और सुबह होने से पहले ही लड़कियों का धन दौलत देकर वापस पहुंचा देता है। इस बात से शांभवी को दर्द दिया। चौधरी से ये बात पूछती तो वह हंसकर टाल देता। अब शांभवी को अक्सर ही चौधरी के बारे में खबर मिलती रहती कि वह नई नई लड़कियों को आए दिन ही उठवाता है। शांभवी के मन में चौधरी के लिए नफरत भरने लगी, परंतु इन दिनों शांभवी को सुनने को मिल रहा था कि चौधरी कई दिनों से एक ही लड़की को बुला रहा है। उसका नाम महालक्ष्मी है। चौधरी को उससे प्यार हो गया और शायद उससे ब्याह भी कर ले। यह खबर शांभवी को सख्ते में डालने वाली थी। एक आदमी एक ही पत्नी रखता था, यही रिवाज था। तो अब चौधरी इतना गिर गया कि दूसरी पत्नी रखने के बारे में सोचने लगा। इसी बात को लेकर शांभवी मन ही मन सुलग रही थी कई दिनों से। शांभवी का अंग अंग तराशा हुआ था। साल भर चौधरी के साथ रहने पर भी उसका कुछ बिगड़ा नहीं था, बल्कि और निखार आ गया था उसमें। शांभवी को अपनी खूबसूरती पर गर्व था, परंतु रोज़ रोज़ नई लड़की चाहने वाले चौधरी की आंखों पर पर्दा पड़ गया था। उसे शांभवी की खूबसूरती नजर आनी बंद हो गई थी। चौधरी को आया देखकर शांभवी के चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी और पास में मौजूद दोनों युवतियों को जाने का इशारा किया तो वो बाहर निकल गई। आइए पतिदेव, शांभवी ने सरल स्वर में कहा। कैसे मिजाज हैं आपके? पता चला तुम 2 बार मेरे पास आई। खड़े खड़े ही बात करेंगे? शांभवी खुलकर मुस्कुराई। बैठिए तो सही। चौधरी मुस्कुराया, कुर्सी पर बैठ गया। क्या लेंगे? जो कहेंगे वही पेश करूँगी। कुछ नहीं चाहिए, चौधरी बोला। मुझे बहुत काम करने हैं। तुम बहुत जल्दी है जाने की? अभी तो आप मेरे पास आई हैं। कुछ समस्याएं सुलझानी है। आज तो आँख खुलने में भी देरी हो गई। पता चला कि तुम 2 बार मुझे पूछने आई थी तो तुम्हारे पास कारण जानने आ गया, चौधरी ने कहा। मेरी समस्या भी तो सुलझा दीजिए। शांभवी के चेहरे पर मुस्कान फैली थी। कहो। महालक्ष्मी के बारे में सुनने को बहुत कुछ मिल रहा है, मुस्कान के साथ ही बोली शांभवी। चौधरी के माथे पर बल पड़े। सुंदर है वो? चौधरी ने गहरी सांस ली, फौरन ही खुद को संभाल लिया था। तुमसे ज़्यादा नहीं। पता चला कि रोज़ रात उसे ही अपने पास बुला रहा है। कौन से गांव की है वो? सुमेरा। सुमेरा गांव की औरतें सुंदर होती हैं, ये बात मैंने बहुत बार सुनी है, शांभवी ने शांत स्वर में कहा। सुनने में यह भी आया कि आप उसे अपनी दूसरी पत्नी बनाने की सोच रहे हैं। किसने कहा? पता नहीं, लेकिन सुना है। जो बात मैं नहीं जानता वो बात तुमने कैसे सुन ली? चौधरी तीखे स्वर में बोला। भड़काने वाले भी तो बहुत होते हैं, शांभवी बोली। किसी ने मुझे भड़का दिया होगा। तुम अब चालाक होती जा रही हो। मैं तो वैसी ही हूँ, शांभवी मुस्कुराई। दूसरों की बातें में ना आया करो। शायद आपकी पुरानी आदत है कि औरतें नई नई चाहिए आपको, वरना मेरे में ऐसी कोई कमी नहीं आई कि आपको दूसरी औरत को चूमना पड़े। महालक्ष्मी से ब्याह किया तो 2 महीने बाद उससे भी दिल भर जाएगा। क्यों? मेरी तरह उसकी भी ज़िंदगी बर्बाद करते हो? उससे शादी मत करना, यूं ही भोग लो। चौधरी के चेहरे पर तीखे भाव उभरे। मुझे तुम्हारी सलाह नहीं चाहिए। मुझे भी इसी तरह भोग लेते। मुझसे ब्याह करके मुझे बंदी क्यों बना लिया? घर की सजावट के लिए भी स्त्री चाहिए, चौधरी ने कड़वे स्वर में कहा। तो मेरा रुतबा आपकी नज़र में घर में सजाने जैसी किसी चीज़ जैसा है? कुछ भी कहो, ऐसी हालत तो नहीं है मेरी। अभी भी मैं 1000 मर्दों को अपने पीछे लगाकर फ़ौज तैयार कर सकती हूँ। चौधरी ने सख्त निगाहों से उसे देखा। कुछ गलत कहा मैंने क्या? शांभवी ने भोलेपन से पूछा। तुमसे मैं फुर्सत से बात करूँगा। अब भी तो फुर्सत है? नहीं है फुर्सत, मुझे कुछ समस्याओं का समाधान करना है। ऐसी क्या समस्या है जो हमारी बातचीत तक रोक रही है? शांभवी ने कहा। चंद पल ठिठक कर चौधरी बोला। इस ज़मीन पर बाहरी दुनिया के कुछ लोग आने वाले हैं। तुम तो जानती हो कि राजा का महल श्राप युक्त है, और श्राप से तभी मुक्त हो सकता है जब महल वाले अपने देवता को बाहरी दुनिया के किसी इंसान की बलि दें। ऐसे में बाहरी दुनिया से आने वालों में से वो किसी की बलि देकर महल का श्राप मुक्त कर सकते हैं। ऐसा होते ही महल वालों का सबसे पहला कहर मुझ पर टूटेगा, क्योंकि मैंने डंडे के ज़ोर पर हर तरफ अपना दबदबा कायम कर रखा है। ओह, तो ये बात है, यही समस्या है जो। तो आप क्या करेंगे? मैं बाहरी लोगों के साथ मिलने की सोच रहा हूँ। इससे उनकी ताकत बढ़ जाएगी और वो अच्छी तरह महल वालों का मुकाबला कर सकेंगे। इसी तरह वो बाहरी इंसान की इसी तरह वो बाहरी इंसान की बलि अपने देवता को नहीं दे सकेंगे और मेरा दबदबा कायम रहेगा। ये बात कैसे पता चली कि बाहरी दुनिया के लोग आने वाले हैं ज़मीन पर? शांभवी ने पूछा। रानी माँ को पूर्वाभास हुआ है, लेकिन आप तक बात कैसे पहुँची? रात महल वालों की बस्ती का एक आदमी भूरा आया था, वो बता गया। उसने आपको कोई बताई है? उसने आपको क्यों बताई है बात? वो मोती का रिश्तेदार है, उसे जलन है कि मोती राजा बन जाएगा महल के श्राप मुक्त होते ही। परंतु महल वालों के पास अपना राजपाट चलाने के लिए इतनी दौलत ही कहाँ है जो। बहुत दौलत है।
महल का खजाना महल में ही बंद है। महल के श्रापित होते ही खजाने का दरवाज़ा भी बंद हो गया था। जब महल श्राप मुक्त होगा तो खजाने का दरवाज़ा भी खुल जाएगा। आसपास की बंजर ज़मीन भी उपजाऊ होने लगेगी। सब कुछ धीरे धीरे पहले जैसा होता चला जाएगा। इन सब बातों में समस्या सिर्फ मुझे है कि महल वाले मेरे जुल्म लोगों पर से ख़त्म करने के लिए मुझे जान से मार सकते हैं या मुझे लंबी कैद में डाल सकते हैं। फिर तो आप फंस गए। अपने बचाव को कोई रास्ता तो निकालूंगा ही। लेकिन आपके पास तो जादूगर हुसैन जमा कैद है, उसकी मदद क्यों नहीं लेते? उसकी मदद लूँगा, परंतु आजकल वो मेरी खास मदद नहीं कर रहा। क्यों? वो नाराज़ है कि मैं उसे कैद से आज़ाद नहीं करता, चौधरी ने कहा। मेरे ख्याल में उसकी मदद से आप मुसीबत से निकल जाएंगे। देखूंगा। इस समस्या से निकलने के बाद ही तुमसे बात करूंगा। मैं तो महालक्ष्मी और उन लड़कियों के बारे में बात कर रही थी जो आपके पास रातों में आती हैं या ज़बरदस्ती लाई जाती हैं। मेरे होते हुए आपको ऐसा करना क्या शोभा देता है? तुम लोगों के कहने में आ जाती हो। जरा सी बात को अगर मैं भी आपकी तरह करने लगूँ तो? शाम्भवी, चौधरी गुस्से से काँपकर ऊँची आवाज़ में कह उठा, अपनी औकात में रहो। मुझ में आपसे ज़्यादा दम है। मेरी खूबसूरती के हज़ारों दीवानों की फ़ौज तैयार हो जाएगी। ये बात मैं यूँ ही नहीं कह रही। अगर आपने दूसरी लड़कियों का चस्का नहीं छोड़ा तो मैं यही करूँगी। ऐसा होने से पहले ही मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा, चौधरी कठोर स्वर में कह उठा। मेरी ताकत तुम जानती हो। शाम्भवी मुस्कुराई। मैंने अपनी ताकत इकट्ठी कर ली। दीवानों की फ़ौज के बारे में कह रही हूँ तो आप कुछ ना कर सकेंगे। चौधरी गुस्से में उठ गया। फुर्सत मिलते ही मैं तुम्हें इन शब्दों की सज़ा अवश्य दूंगा, कठोर था चौधरी का स्वर। जब तक मैं हूँ बाहर मुंह मारना छोड़ दीजिए, वरना मैं भी कुछ भी कर दूंगी। देख लूँगा तुम्हें, चौधरी ने दांत भींच कर कहा और बाहर निकल गया। शाम्भवी के चेहरे पर नफरत के भाव स्पष्ट दिखे। वो बड़बड़ा उठी, नीच कमीना इंसान, मैं बताऊंगी इसे मैं क्या कर सकती हूँ। चौधरी ने एक कक्ष में मितकू और गौरी भाई से बात की। बाहरी दुनिया से आने वाले लोगों की बात बताई और अपने नुकसान के बारे में बताया जो कि आने वाले वक्त में हो सकता था। भूरा से होने वाली सारी बातचीत बताई, परंतु भूरा के नाम का जिक्र दोनों के सामने नहीं किया। मितकू और गौरी भाई चौधरी के सबसे खास थे। चौधरी इनसे हर तरह की बात कर लेता था। चौधरी की बात सुनते ही मितकू और गौरी भाई को मन ही मन अपनी चिंता सताने लगी कि अगर चौधरी को कुछ हो गया या चौधरी का दबदबा ख़त्म हो गया तो चौधरी के नाम पर वो जो ज़िंदगी के मज़े ले रहे हैं सब समाप्त हो जाएंगे। चौधरी की छत्र छाया में चौधरी के नाम पर वो हर तरह का काम कर लेते थे और कोई उनकी तरफ उंगली उठाने का भी साहस नहीं करता था। ये गंभीर समस्या है जो हमारे सामने आ गई है, चौधरी बोला। इसका समाधान होना चाहिए। क्या ये ज़रूरी है चौधरी जी की रानी को जो पूर्वाभास हो वो सही हो? मितकू बोला। आज तक तो रानी का पूर्वाभास सही होता आया है। मैंने कभी नहीं सुना कि पूर्वाभास गलत हुआ हो, चौधरी बोला। फिर तो सच में समस्या गंभीर है, हमें फ़ौरन कुछ करना चाहिए। गौरी भाई के चेहरे पर सोच के भाव झलक रहे थे। तुम क्या सोच रहे हो गौरी? चौधरी ने पूछा। वो रात को आने वाला कौन था? गौरी भाई ने पूछा। रानी की बस्ती का ही व्यक्ति था। क्या नाम था उसका चौधरी जी? नाम भूल गया मैं, चौधरी ने टालने वाले स्वर में पूछा। तुम नाम पर क्यों जोर दे रहे हो? सोच रहा हूँ उस आदमी का आकर आपको सब कुछ बताना ये सब रानी की चाल ना हो कोई। संभव है, मितकू फौरन सिर हिला उठा। यह भी हो सकता है, चौधरी धीमे स्वर में बोला। कहीं ऐसा ना हो कि आप व्यर्थ में चिंतित हो रहे हो, उस व्यक्ति की बात झूठी हो। हमें सच्चाई जानने के लिए अपने कुछ आदमी बस्ती की तरफ भेजने चाहिए। गौरी भाई ने कहा, अगर रानी को सच में ऐसा कोई पूर्वाभास हुआ है तो ये बात रानी की बस्ती के बच्चे बच्चे को पता होगी। ऐसा करके देख लो, चौधरी बोला। परंतु ये बात ज़रूर सच होगी। क्यों? रात वो आदमी मुझे सच बोलता लगा था, चौधरी ने गंभीर स्वर में कहा। पता चल जाएगा, मितकू ने कहा। मैं 2 आदमी रानी की बस्ती की तरफ रवाना कर देता हूँ। हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि अगर ये बात सच हो तो हमें क्या करना चाहिए, चौधरी बोला। फिर तो वही रास्ता है जो रात आया आदमी बता गया है, गौरी भाई ने विचार भरे स्वर में कहा। रानी की बस्ती के लोग आने वाले बाहरी लोगों में से किसी एक को पकड़कर महल के भीतर बने देवता के मंदिर में नरबली दे देना चाहेंगे। ऐसे में अगर हम बाहरी दुनिया से आए लोगों को अपनी ताकत का साथ देते हैं तो वो आसानी से रानी के योद्धाओं का मुकाबला करके उन्हें परास्त कर देंगे और फिर नरबली नहीं दे पाएंगे। महल श्राप से मुक्त नहीं हो सकेगा और हम पर रानी की तरफ से किसी तरह का खतरा नहीं आएगा। रानी जान जाएगी कि हम बाहरी लोगों का साथ दे रहे हैं, मितकू ने कहा। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, गौरी भाई ने कहा। रानी के पास सिर्फ नाम है, ताकत के नाम पर कुछ नहीं। कम से कम हमारे सामने वो बेहद कमज़ोर है। हमें रानी की बस्ती से किसी तरह का डर नहीं है। वो लोग रोज़ पानी लेने पैदल जगह दूर तक जाते हैं। खाने के लिए बस्ती का शिकारी दल दूर जंगल में रोज़ शिकार के लिए जाता है। उन लोगों का पेट भर जाए यही बहुत है। लड़ने की वो भला क्या सोचेंगे? तुम ठीक कहते हो गौरी, हमारी ताकत के सामने रानी की बस्ती वाले बौने हैं, चौधरी ने कहा। परंतु जो भी हालात बन रहे वो चिंता वाले तो हैं ही। रानी की ताकत वापस आना हमारे लिए मुसीबत बन सकती है। आप व्यर्थ की चिंता कर रहे हैं, शायद ऐसा कुछ भी ना हो। उस आदमी का आना रानी की कोई चाल भी हो सकती है कि आपको परेशानी दे दी जाए।
मितकू, तुम 2 आदमियों को सब समझाकर रानी की बस्ती की तरफ भेज दो। उनसे कह देना कि कल तक वापस आकर हमें वहाँ की खबर दे। मितकू ने सिर हिलाया, उठकर बाहर चला गया। चौधरी जी, गौरी भाई ने कहा, आपको चिंता करने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है। आपके पास तो जादूगर हुसैन जवां कैद है। वो आपकी सहायता करके पलों में दुश्मन को परास्त कर देगा। चौधरी ने जवाब में कुछ नहीं कहा। दोपहर बाद चौधरी नहाया धोया, बदन पर कीमती कपड़े पहने, हाथ में बड़ा थैला थामे महल के उस हिस्से की तरफ बढ़ता जा रहा था जिस तरफ किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं थी। इधर हर तरफ पहरेदार फैले नजर आ रहे थे कि कोई छिपकर इस तरफ ना आ जाए। पहरेदारों की कमर में खंजर और हाथों में भाले दबे थे। चौधरी को आया पाकर पहरेदार और भी मुस्तैद हो गए थे। इधर महल की दीवारें भी ऊंची थी। और तो और इस तरफ गौरीबाई और मितकू को भी आने की मनाही थी। एकमात्र वजह यह थी कि महल के इस हिस्से में जादूगर हुसैन जवां कैद था। लंबा रास्ता तय करने के बाद चौधरी ऐसी जगह जा रुका जहाँ सामने मोटी दीवार खड़ी थी। चौधरी के चेहरे पर गंभीरता थी। उसने पलटकर वहाँ फैले पहरेदारों को देखा, फिर हाथ में पकड़ी बड़ी थैली का मुंह खोला और भीतर हाथ डालकर करीब 1 फीट लंबी चाबी निकाली। चाबी का आगे का मुंह कुछ अजीब से अंदाज में बना हुआ था। फिर वो नीचे बैठा और चाबी की नोक से ज़मीन का एक छोटा सा पत्थर उखाड़ने लगा। कुछ कोशिश के बाद वो पत्थर ज़मीन से कुछ ऊपर हुआ तो उसे दूसरे हाथ से पकड़कर एक तरफ रख दिया। अब जहाँ से पत्थर निकला था वहाँ गहरा छेद नज़र आने लगा। चौधरी ने वहाँ उसी छेद में चाबी डाली जो आधे से ज़्यादा भीतर प्रवेश करके कहीं अटक गई। ऐसा होते ही चौधरी चाबी को घुमाने लगा। 1 बार, 2 बार, 3 बार, करीब 10, 11 बार, 12 बार वो चाबी घूमी होगी कि एकाएक वो अटक गई। उसका घूमना थम गया। चौधरी की निगाह फ़ौरन सामने की मोटी दीवार पर जा टिकी। कुछ वक्त बीता, ज़्यादा वक्त बीता। लंबा वक्त बीतने के बाद एकाएक फर्श में गड़गड़ाहट सी हुई और दीवार कांपती दिखी। तब दीवार कांपते कांपते एक तरफ सरकने लगी। फिर दीवार इतनी सरक गई कि एक आदमी आसानी से भीतर प्रवेश कर सके। चौधरी ने छेद में फंसा रखी चाबी बाहर निकाली, दूसरे हाथ से थैली पकड़कर सीधा खड़ा हुआ और आगे बढ़ते हुए दीवार के बीच में उत्पन्न हुए रास्ते से भीतर प्रवेश कर गया। भीतर घुप अंधेरा था। जहाँ से वो भीतर आया था वहीं से थोड़ी सी रोशनी भीतर आ रही थी। चौधरी ने भीतर की तरफ दीवार पर लगी खूंटी को पकड़कर नीचे किया तो दीवार पुनः सरककर पहले वाली स्थिति में आने लगी। देखते ही देखते दीवार के बीच पैदा हुआ रास्ता बंद हो गया। रोशनी आनी भी बंद हो गई। वहाँ घुप अंधेरा छा गया। चौधरी को दिखना बंद हो गया। चौधरी ने थैली और चाबी नीचे रखकर अपने कपड़ों से एक पुड़िया निकाली जिसके भीतर काले रंग का कोई मसाला था। उसने चुटकी भर वो मसाला पास की दीवार में पहले से फंसी बड़ी मशाल पर डाल दिया। भक, मशाल जल उठी। वो जगह 2 पलों में रोशन हो गई। अब वहाँ सब कुछ स्पष्ट दिखने लगा। चौधरी ने पुड़िया वापस कपड़ों में रखी और थैली चाबी उठाकर आगे बढ़ा और दीवार में फंसा रखी अन्य मशाल उठाकर पहले जलती मशाल से लगाकर जलाई और जलती मशाल हाथ में थामे आगे बढ़ने लगा और राह में पड़ने वाली मशालों को जलाता जा रहा था। जहाँ जहाँ से वो गुजर रहा था वहाँ प्रकाश होता जा रहा था। मशाल की सुर्ख रोशनी में चौधरी का चेहरा जैसे तमतमा सा रहा था। वो जगह हर तरफ से बंद थी, परंतु मशालों से निकलने वाला धुआं परेशान नहीं कर रहा था। सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। स्पष्ट था कि सांस लेने के लिए वहाँ पर ताज़ी हवा का भरपूर इंतज़ाम था, वरना अब तक तो चौधरी का दम घुट गया होता। उस रास्ते के 2 बार मोड़ काटने के बाद चौधरी फिर से एक बंद दीवार के पास जा पहुंचा। आगे रास्ता नहीं था, बंद दीवार ही थी। चौधरी ने मशाल दीवार में लगे कुंडे में फंसाई और पुनः पहले की तरह ज़मीन में फंसा छोटा सा पत्थर हाथ में पकड़ी चाबी से कुरेद कुरेद के निकालने लगा, जो कि जल्दी ही निकल गया। फिर चौधरी ने वो चाबी वापस थैले में डाली और दूसरी चाबी निकाली, जो कि पहले की अपेक्षा कुछ छोटी थी। उसे ज़मीन के उस छेद में डाला तो कुछ भीतर जाकर वो थम गई। चौधरी चाबी को तब तक घुमाता रहा जब तक कि वो घूमती रही। चाबी का घूमना रुका तो चौधरी इंतज़ार करने लगा। कुछ वक्त बीता तो दीवार गड़गड़ की आवाज़ के साथ सरक गई। चौधरी ने फ़ौरन छेद में से चाबी निकाली और थैली में डाल ली। दीवार हटने पर मशाल की रोशनी में नीचे जाती सीढ़ियाँ दिखाई दी। एक हाथ में थैली थामे चौधरी ने दूसरे हाथ में मशाल थामी और सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। सीढ़ियों के एक तरफ दीवार पर यहाँ वहाँ मशालें फंसी थीं। चौधरी जलती मशाल से उन्हें जलाता जा रहा था। वहाँ पर अब पर्याप्त रोशनी फैलती जा रही थी। चौधरी सीढ़ियाँ उतरकर ठिठका, हर तरफ नज़र मारी। ये कमरा था जो कि मशालों की रोशनी में आधा अधूरा नज़र आ रहा था। चौधरी ने कमरे की सारी मशालों को जलाकर कमरा पूरी तरह रोशन कर दिया। साधारण सा कमरा था। कोई खिड़की रोशनदान नहीं था। कुर्सी तक नहीं थी बैठने को। पूरी तरह खाली था वो। चौधरी वहाँ रुका नहीं और तेज़ी से एक दीवार के पास पहुँचा और दीवार के एक खास हिस्से पर लगी धूल को साफ़ किया तो वहाँ एक छेद दिखने लगा। चौधरी ने थैली के भीतर हाथ डालकर छोटी चाबी निकाली, जो कि आधे फिट की रही होगी। उसे उस छेद में डाला और घुमाने लगा। 4 बार चाबी घूमकर रुक गई। चौधरी थैली थामे दीवार के पास ही खड़ा रहा। वक्त बीतने लगा। चौधरी को एक एक पल बहुत लंबा लग रहा था। फिर वो वक्त भी आया जब दीवार गड़गड़ की आवाज़ के साथ एक तरफ सरक गई कि 2 आदमी एक साथ भीतर जा सके। चौधरी ने एक हाथ में थैली थाम रखी थी, दूसरे में मशाल, और वो भीतर प्रवेश कर गया। ये भी कमरा ही था।
चौधरी ने सबसे पहले उस कमरे में लगी 4 मशालों को जलाया तो वहाँ की हर चीज़ रोशन हो उठी। इस कमरे में अभी खिड़की रोशनदान नहीं थी, परंतु कमरे में काफ़ी सामान था। कुर्सियाँ थी, चारपाई थी, टेबल थी, कई तरह का और भी सामान था। परंतु सबसे हैरत में डालने वाला तो वो शीशे का जार था। नीचे से पेट फूला हुआ, ऊपर सुराहीदार गर्दन जैसा। उसके आर पार भीतर सब दिख रहा था। उसका मुंह रबड़ के किसी ढक्कन से अच्छी तरह बंद था। वो जार लकड़ी की उस बड़ी टेबल के बीचों बीच रखा था। हैरत करने वाली बात तो जार के भीतर थी। वहाँ पर कोई नन्हा सा इंसान सोया नजर आ रहा था। इतना नन्हा कि हथेली पर आ जाए, जबकि जार 3 फीट ऊंचा और 3 फीट मोटाई लिए हुए था। मशालों के प्रकाश में सब कुछ स्पष्ट नजर आ रहा था। चौधरी ने थैली एक तरफ रखी और हाथ में दबी जलती मशाल को दीवार में लगे कुंडे में फंसा दिया। उसकी चमक भरी निगाह जार पर जा टिकी थी। भीतर का नन्हा सा इंसान अभी तक लेटा हुआ गहरी नींद में था। उस पर चौधरी के भीतर आने का कोई असर नहीं हुआ था। चौधरी आगे बढ़ा और जार के करीब पहुंचकर ठिठका। अब जार में लेटे व्यक्ति की हालत स्पष्ट दिखी। वो यकीनन सोया हुआ था। आंखें बंद थी उसकी। शरीर पर शेरवानी थी, तड़क भड़क वाली नीले रंग की। टांगों पर सफ़ेद पजामी थी। गले में सफ़ेद मोतियों की माला दिखाई दे रही थी। सिर गंजा और चेहरा भरा हुआ गोल था। उसके नन्हे से आकार में यही कुछ अभी तक दिखा था। चौधरी के चेहरे पर एकाएक मुस्कान उभरी। उसने उंगली से हौले से जार को ठटकाया, परंतु भीतर सोया व्यक्ति न हिला। चौधरी ने पुनः ठकठकाकर पुकारा, जादूगर। इस बार नन्हा सा जादूगर थोड़ा सा हिला, परंतु आंखें बंद रहीं। हरकत थम गई। चौधरी ने तेज़ अंदाज में जार को ठकठकाकर पुनः ऊंचे स्वर में पुकारा, जादूगर। मैं आ गया जादूगर। तभी नन्हे से आकार के जादूगर के होंठ हिलते दिखे और आवाज़ सुनाई दी, मैं जानता था कि तू आ रहा है। तूने जब पहला ताला खोला तो चौधरी, तभी मुझे पता चल गया था कि मक्कार इंसान फिर मेरे पास आ रहा है। तेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है कि तू आ गया है। चौधरी ने गहरी सांस ली और पीछे हटकर कुर्सी पर बैठ गया। जार में मौजूद नन्हे से जादूगर ने उसी पर आंखें खोली, अंगड़ाई ली और फिर एकाएक उसका आकार बड़ा हो गया। वो जार के नीचे वाले मोटे फूले हिस्से में बैठा दिखा। अब उसका रूप स्पष्ट दिखने लगा था। वो 3 फीट के करीब का हो गया था और गंभीर सा व्यक्ति दिखा वो। उसने अपने गंजे सिर पर हाथ फेंका, चौधरी को देखा। बोल कमीने इंसान। जादूगर का लहजा सामान्य था। मेरे पास क्यों आया तू? जादूगर, चौधरी बोला। मुझे कमीना मक्कार क्यों कहता है? वो तो तू है ही। तेरे कहने से मैं कमीना मक्कार थोड़े ना हो जाऊंगा। वही तो। जादूगर ने सिर हिलाया। मेरे कहने से तू नहीं होगा, वो तो तू पहले से ही है। मैं तो कहकर तुझे ये बात याद दिलाता हूँ कि कहीं तो भूल गया हो तो याद आ जाए कि तू क्या है। मैं तेरी बातों की परवाह नहीं करता। मतलब कि तू कमीना मक्कार नहीं है? नहीं, तू है। बहुत बड़ा है। वादा तोड़ना तेरी फितरत है। झूठ तेरा ताज है। चालाकी तेरा गहना है। मक्कारी तेरे हर अंग में भरी है। तेरे जैसे गुणों वाले इंसान बहुत कम होते हैं, ढूंढने पर कठिनता से मिलते हैं। मेरे लिए तेरे दिल में इतना जहर क्यों? जहर कहाँ है? मैं तो तेरे गुणों से तुझे ही वाकिफ़ करा रहा हूँ। मैंने तो तुझे कभी भी नुकसान नहीं पहुँचाया जादूगर। तू मुझे क्या नुकसान पहुँचाएगा? मुझे कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा सकता। मेरा जो नुकसान होना तो हो चुका। 100 से ज़्यादा बरस से इस जार यानी बोतल में बंद हूँ। तूने कितनी बार वादा किया कि तेरा फलाना काम कर दूँ तो तू मुझे आज़ाद कर देगा। मैंने तेरा काम हर बार दिल से पूरा किया, पर तू मक्कार कमीना मुझे क्यों आज़ाद करेगा? तेरे बिना मैं उदास हो जाऊंगा जादूगर, चौधरी ने कहा। जादूगर मुस्कुराया, बोला कुछ नहीं। तू तो इतना काबिल इंसान है, फिर मेरे परदादा ने तुझे कैसे कैद कर लिया? वो मेरा बुरा वक्त था। कैसे? तेरे परदादा और मैंने एक साथ जादूगरी की विद्या ग्रहण की थी। मैं बहुत लायक था और तेरा परदादा नालायक था। जादूगरी सीखकर मैंने पहला नंबर पाया और तेरा परदादा किसी गिनती में नहीं था। यही वजह थी कि तेरे परदादा मेरे से बहुत जलता था। मन ही मन मेरा दुश्मन बन बैठा, जबकि चेहरे पर मुस्कान रखता था। वो मेरा दोस्त होने का दम भरता था। मैंने अपनी जादूगरी की विद्या का इस्तेमाल कभी उस पर नहीं किया था। यही वजह रही कि मैं उसके मन की बात नहीं जान पाया। विद्या सीखकर सब अपने अपने घर वापस चले गए। मैं भी चला गया और जादूगरी के माध्यम से लोगों की समस्याएं सुलझाने लगा। मेरा नाम होने लगा। ब्याह हो गया था मेरा। बच्चे हो गए। मेरी शोहरत हर तरफ फैल गई थी। दौलत के नाम पर हीरे जवाहरात मेरे पास बहुत थे। मैं बहुत सुखी था। मेरा परिवार भी खुश था। मज़े से वक्त कट रहा था कि 12 साल के बाद तेरा परदादा मेरे पास आ पहुंचा। चौधरी मुस्करा रहा था। पुराने दोस्त को आया पाकर मैं बहुत खुश हुआ। गले मिला, उसे घर में रखा, उसका सत्कार किया। आने का कारण बताया कि मुझसे मिलने का उसका बहुत मन कर रहा था। तेरा परदादा चूँकि जादूगरी में कमज़ोर विद्यार्थी रहा था, इसलिए जादूगरी के काम वो नहीं करता था। वो भी तेरी तरह लोगों को ब्याज पर पैसे देता और उनकी ज़मीनें हड़प लेता था। खैर, मैं तेरे परदादा पर पूरा भरोसा कर रहा था, परंतु वो तो मन में खोट लेकर आया था। एक दिन मुझसे बोला कि शिकार पर चलते हैं। जादूगरी मेरा पेशा है, ऐसे में मुझे शिकार का क्या शौक़। परंतु उसका दिल रखने के लिए मैं उसके साथ शिकार पर चल पड़ा। साथ में 8 आदमी ले लिए। तेरा परदादा जादूगरी में कमज़ोर अवश्य था, परंतु जादूगरी तो जानते ही था। जंगल में जाकर पहली रात हम सोए थे।
कि मौका देखकर रात को चुपके से उसने मुझ पर मंत्रों का इस्तेमाल किया और मुझे छोटा बनाकर इस बोतल में बंद कर दिया। मेरे साथ आए शिकारी लोग सोए रह गए और तुम्हारा परदादा बोतल को लिए वहाँ से भाग खड़ा हुआ और यहाँ लाकर रख दिया। चौधरी मुस्कुराता रहा। तुम्हारा परदादा मुझसे अपने बिगड़े काम संवारने को कहने लगा। मैं ये सोचकर उसके काम करने लगा कि शायद उसे बुद्धि आ जाए और मुझे छोड़ दे। देखते ही देखते मेरी वजह से वो बड़ा आदमी बन गया। मैं उसे आज़ाद करने को कहता तो वो हंस देता, लेकिन मुझे विश्वास था कि एक दिन वो मुझे आज़ाद कर देगा। परंतु एक गरीब किसान ने उसके जुल्मों से तंग आकर उसे कुल्हाड़ी से मार दिया। वो मर गया तो तुम्हारा दादा मुझसे अपने काम लेने लगा। उसने मुझसे इस बात का दिला उसने मुझे इस बात का दिलासा दिया कि अपने जीवन के अंतिम क्षणों में मुझे अवश्य आज़ाद कर देगा। परंतु तब वो 50 बरस का था कि महल की छत से गिरकर मर गया। तब उसने खूब ताड़ी यानी नशा पी रखी थी। तब तक तुम्हारा पिता जवान हो गया। तुम्हारे पिता ने मुझसे वादा किया कि अपने जीवन काल में मुझे अवश्य आज़ाद कर देगा। मैं उसके भी काम करने लगा, परंतु तुम्हारा पिता बूढ़ा हो गया। उसने अपना वादा नहीं निभाया। एक दिन वो भी मर गया। उसके मरते ही तुमने सारे काम संभाल लिए। चौथी पुश्त को मैं अपने सामने देख रहा हूँ। बड़ी लंबी कैद है ये। तुम्हारा जीवन क्यों नहीं पूरा हुआ? चौधरी ने पूछा। ये बात तुम नहीं समझोगे। बताओ तो। जादूगरी की विद्या सिखाने के पश्चात गुरुकुल में सबसे होनहार 3 शिष्यों को एक ऐसा मंत्र दिया जाता है जो कि उन्हें बूढ़ा नहीं होने देता और जवान रखता है, जैसे कि उम्र थम गई हो। ऐसा हो जाता है। हर 10 साल में एक बार उस मंत्र का जाप करना पड़ता है, जिससे शरीर स्थायी रहता है, जवान रहता है। तो ये है तुम्हारी कम उम्र का राज। जादूगर ने कुछ नहीं कहा। तुम इतने बलशाली हो तो इस मामूली से कांच के जार यानी बोतल को तोड़कर बाहर क्यों नहीं आ जाते? जार के मुंह पर प्लास्टिक का ढक्कन है, इसे खोलकर आसानी से बाहर। मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्यों? तुम्हारे परदादा ने ऐसे मंत्र इस जार पर छोड़ रखे हैं कि मैं इस जार को तोड़ नहीं सकता, ढक्कन खोल नहीं सकता। इसी जार में मेरी दुनिया सिमट कर रह गई है। मैं अब अपनी ज़िंदगी से तंग आता जा रहा हूँ। आज़ाद होना चाहते हो? रहने दो। तुम सब मक्कारों के ख़ानदान से हो। भरोसा नहीं तुम लोगों का। जादूगर ने तीखे स्वर में कहा। तुम भी कई बार वादा कर चुके हो कि फाला काम के बाद मुझे आज़ाद कर दोगे, परंतु करते नहीं। इस बार मैं पूरी तरह गंभीर हूँ। चौधरी के चेहरे पर गंभीरता दिखी। जादूगर की निगाह चौधरी पर जा टिकी। मैं तुम्हें अभी आज़ाद कर दूंगा अगर तुम हमेशा जवान रखने वाला मंत्र मुझे बता दो। नहीं, जादूगर के होंठों से निकला। क्यों? ये नामुमकिन है। जादूगर ने इनकार में सिर हिलाया। मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकता। उस मंत्र के साथ हमारे बड़ों की एक खास शक्ति मौजूद रहती है। अगर मैंने तुम्हें या किसी को भी वो मंत्र बताया तो मेरी मृत्यु हो जाएगी और तुम्हें भी वो मंत्र समझ नहीं आएगा। तब चंद पलों के लिए तुम्हारी बुद्धि काम करना बंद कर देगी। तुम झूठ कह रहे हो। मुझे वो मंत्र नहीं देना चाहते। मैंने सच कहा है। जादूगर गंभीर था। तुम लिखकर वो मंत्र मुझे बता सकते हो? चौधरी ने कहा। एक ही बात है, लिखना या बोलना। तुम जो चाहते हो ये कभी नहीं हो सकेगा। तुम्हारी मर्जी। मैं मजबूर हूँ, जादूगर बोला, वरना आज़ादी कौन नहीं चाहता। तुम्हें भूख नहीं लगती? जीवन रक्षक मंत्र का जाप करके सब ठीक रहता है। तुम देख ही रहे हो कि 100 बरस से ज़्यादा हो गए मैंने कुछ खाया नहीं। इच्छा होने पर कुछ खा लिया जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब मैं परिवार के साथ रहता था तब खाया करता था। चौधरी ने सिर हिलाकर जादूगर को देखा, फिर बोला, तुम मेरा एक काम करो तो मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। नहीं, जादूगर ने दृढ़ स्वर में कहा। कभी नहीं। क्या कभी नहीं? अब मैं तुम्हारा कोई काम नहीं करूंगा, जादूगर ने पक्के स्वर में कहा। क्यों? तुम मेरे से कितनी बार वादे कर चुके हो कि तुम्हारा काम कर दूँ तो तुम मुझे आज़ाद कर दोगे। मैंने हर बार तुम्हारा काम पूरा किया, परंतु तुमने मुझे आज़ाद नहीं किया। कमीने और मक्कार हो तुमने अपना विश्वास गंवा दिया। इस बार मैं सच कह रहा हूँ, कभी नहीं। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने वाला हूँ। तुम मुझे उस मुसीबत से निकाल सकते हो। मैं तुमसे पक्का वादा करता हूँ कि इस बार काम होते ही तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। तुम जलती आग में खड़े होकर भी कहो तो तब भी मैं तुम्हारा भरोसा ना करूं, जादूगर बोला। इस बार तुम्हें मेरा भरोसा कर लेना चाहिए। मैं सच कह रहा हूँ। जादूगर मुस्कुराया, बोला, कुछ नहीं। तुम इस बार मुझे मुसीबत से निकाल दो, मैं कसम से तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। चौधरी गंभीर था। तगड़ी मुसीबत में फंसे हो? जादूगर हंसा। तुम ही मुझे इस मुसीबत से निकाल सकते हो। ठीक है, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, परंतु मेरी शर्त पूरी करनी होगी, जादूगर बोला। मैं तुम्हारी हर शर्त पूरी करने को तैयार हूँ, पर तुम मेरी शर्त पूरी नहीं करोगे। कहकर तो देखो। मुझे पहले आज़ाद करो, उसके बाद मैं तुम्हारा काम करूँगा। चौधरी का सर इनकार में हिला। ये तो संभव ही नहीं है। क्यों? आज़ाद होते ही तुम भाग जाओगे? मैं तुम्हारी तरह बेईमान और मक्कार नहीं हूँ। जो वादा किया वो पूरा करूँगा। आज़ादी मिलने के बाद तुम मेरा काम क्यों करोगे, बल्कि मुझे ही कोई सज़ा दे दोगे? मैं ऐसा नहीं करूँगा। तुम्हें ज़रा भी नुकसान नहीं दूंगा। इस बारे में मुझे तुम पर ज़रा भी भरोसा नहीं है। तुम्हारे परदादा ने मुझ पर ऐसा मंत्र छोड़ रखा है कि मैं उसका या उसकी आने वाली पुस्तक को कुछ नहीं बिगाड़ सकूँ। जानता हूँ। फिर तुमने क्यों कहा कि आज़ाद होने पर मैं तुम्हें कोई सज़ा दे दूंगा? मुझे अपने परदादा के मंत्र पर विश्वास नहीं। वो तो इस दुनिया से जा चुके हैं। जान का खतरा तो मुझे होगा। अगर तुमने मुझे कुछ कर दिया, क्या पता मुझे चींटी बना दो। तुम्हारे परदादा ने बहुत ही पक्के ढंग से मंत्र छोड़ा था। वो बेवकूफ़ नहीं था। उसके छोड़े मंत्र पर तुम्हें भरोसा करना चाहिए।
मैं अपनी जान का खतरा नहीं उठा सकता, पर मेरा विश्वास करो, तुम मुझे इस बार मुसीबत से निकाल दोगे तो मैं तुम्हें आज़ाद करके अपनी बात पर खरा उतरूँगा, क्योंकि पहले कभी ऐसी मुसीबत मुझ पर नहीं आई। मैं बहुत आशा के साथ तुम्हारे पास आया हूँ कि तुम मेरा काम ज़रूर करोगे। चौधरी अपनी बात पर जोर देकर कह उठा। जादूगर मुस्कुराया। मैं पहले भी जानता था कि तुम मुझे आज़ाद नहीं करोगे। इस पर भी मैंने तुम्हारे काम किए, ये सोचकर कि शायद तुम्हें बुद्धि आ जाए और तुम मुझे आज़ाद कर दो, परंतु तुम्हें बुद्धि नहीं आई। अब मुझे बुद्धि आ गई है। अच्छा, जादूगर हंसा। तुम इस बार मुझे मुसीबत से निकालो तो मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। मैं अपनी पत्नी की कसम खाता हूँ। शांभवी की? जादूगर मुस्कुराया। तुम उसका नाम कैसे जानते हो? अपनी शक्ति के दम पर मैं बहुत बातें जान लेता हूँ। शांभवी बहुत सुंदर है। चौधरी के चेहरे पर नाराज़गी के भाव उभरे। तुम मेरे सामने मेरी पत्नी की सुंदरता की तारीफ़ कर रहे? क्यों नहीं करूँगा, वो है ही इसी काबिल। सुंदरता के मामले में वो अद्वितीय है, लाजवाब है। परंतु तुम्हें उसकी सुंदरता की परवाह नहीं है। तुम्हें तो रोज़ रोज़ नई युवतियाँ चाहिए। तुमने उसे पत्नी बनाया ज़रूर परंतु पत्नी का दर्जा नहीं दिया। शांभवी के होते हुए महल में नई नई युवतियाँ लाते, इसमें बुरा क्या है? मेरे पास दौलत है, ताकत है, भोग करना मेरा हक है। मैं शांभवी का भविष्य देख रहा हूँ, जादूगर ने शांत स्वर में कहा। शांभवी का भविष्य? चौधरी के माथे पर बल पड़े। बहुत उत्तम है उसका भविष्य। एकाएक चौधरी मुस्कुरा पड़ा। उत्तम है शांभवी का भविष्य? ओह, इसका मतलब आने वाली मुसीबत से मैं बच जाऊंगा। जादूगर हंसा। तुम हंस क्यों रहे हो? चौधरी ने फौरन कहा। शांभवी के भविष्य में तुम मुझे कहीं नहीं दिखे, जादूगर ने कहा। चौधरी जादूगर को देखता रह गया, चेहरा उतर गया था उसका। क्या कहना चाहते हो? शांभवी मेरी पत्नी है, उसके भविष्य में मैं तो रहूँगा ही। मुझे तुम नहीं दिखे, कोई और दिखा उसके साथ। जगमोहन नाम है उसका। जगमोहन? हाँ, वो हमारी दुनिया का इंसान नहीं है, वो बाहरी दुनिया से आ रहा है। शांभवी उसके साथ खुश दिखी मुझे। और मैं? तुम कहीं भी नज़र नहीं आए। नहीं, ये नहीं हो सकता। चौधरी क्या उठा। शांभवी मेरी है, मेरी पत्नी है। तो उसे प्यार दो चौधरी, तभी वो तुम्हारी बनकर रहेगी। हाँ, मैं ऐसे ही करूँगा। चौधरी होंठों पर जीभ फेर कर बोला। फिर तो वो किसी अन्य आदमी के साथ नहीं होगी? ये तुम पर निर्भर करता है, तुम उसके साथ कैसे पेश आते हो। चौधरी ने सिर हिलाया, फिर बोला। ये जगमोहन कौन है? बाहरी दुनिया से कुछ लोग इस दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं, उन्हीं में से एक जगमोहन है। कभी ये इसी दुनिया में पैदा हुआ था, इसका नाम जग्गू था, परंतु अब ये बाहरी दुनिया में पैदा हो रहा है। उसके साथ कई लोग आ रहे हैं, वो सब भी कभी इसी दुनिया में पैदा हुआ करते थे, परंतु अब बाहरी दुनिया में पैदा हो रहे हैं। ओह, तो बाहरी दुनिया के लोग सच में आ रहे हैं, चौधरी के ओठों से निकला। जादूगर ने चौधरी को देखा, फिर कहा। हाँ, वो लोग पहुँचने ही वाले हैं चौधरी। चौधरी व्याकुल उठा। मैं उन्हीं लोगों की वजह से तुम्हारे पास आया हूँ। जानता हूँ। जानते हो? मुझे मालूम हो गया कि तुम मेरे से क्या चाहते हो। ओह, चौधरी बेचैनी से बोला। फिर तो तुम समझ ही गए होगे कि मैं किस मुसीबत में फंसने वाला हूँ। जादूगर ने मुस्कुराकर सिर हिलाया।